हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज का हमारा डिस्कशन रहेगा डेट इज आज हम इंड एस 103 का अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर एक हल्का सा अमेंडमेंट्स आया मई 2021 एंड ऑनवर्ड्स वालों के लिए। डेट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को हल्का चेंज किया गया, तो वही डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को हम फिर से आज हम समझेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अगर मान लो किसी भी कंपनी को मैं एक्वायर करता हूं तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कि क्या मैंने बिजनेस एक्वायर किया है या फिर उस रिलेटेड कंपनी का मैंने एसेट्स एक्वायर किया। क्योंकि माइट भी कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मेरा एक कंपनी है, आपका एक कंपनी है, मैं एक एंटिटी हूं, आप एक एंटिटी हो और आपकी एंटिटी को मैंने एक्वायर कर लिया। पर कितनी बार पता चलता है कि जो मैंने आपकी एंटिटी को एक्वायर किया ना, आपकी एंटिटी के सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ही मैंने एक्वायर किया है, आपकी एंटिटी के मैंने बिजनेस को एक्वायर नहीं किया। ऐसा पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी एंटिटी के बिजनेस को मैंने एक्वायर किया, क्योंकि अगर मैं आपकी एंटिटी को एक्वायर कर रहा हूं जिससे मेरे पास सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही आ रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में एसेट्स एक्विजिशन का कंसेप्ट बनेगा, जहां पर हम इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाएंगे। मतलब हमें इंड एस 103 लगाना नहीं चाहिए। इंड एस 103 तभी लगेगा जब हम बिजनेस एक्वायर करेंगे, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तभी आपका इंड एस 103 लगेगा। क्योंकि कितने बार क्या होता है, कितने बार एसेट्स को बेचने के लिए ऐसा क्या किया जाता है। मान लो एक लैंड है आपके पास समझ लो एक लैंड है, आपने क्या किया, कंपनी फॉर्म किया और उस कंपनी को उस लैंड के अंदर कंपनी के अंदर उस लैंड को डाल दिया और फिर बाद में वो कंपनी हमें बेच रहे हो और आप कह रहे हो कि आपने बिजनेस बेचा। पर ये तो गलत है, आपने तो बिजनेस बेचा है, आपने तो सिर्फ लैंड बेचा है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर तो लैंड है। और भी बहुत सारे रीजंस होता है जहां पर कभी कभी क्या करते हैं, एंटिटीज वगैरह कुछ फ्रॉडबाजी करने के चक्कर में वो जानबूझ के ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो एसेट्स नहीं है, वो बिजनेस है ना। तो इसीलिए स्टैंडर्ड आपको गाइड करेगा जहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रियल में जो एक्विजिशन हो रहा है वो एसेट एक्विजिशन हो रहा है या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर एसेट एक्विजिशन हो रहा है तो इंड एस 16 लगाना, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इंड एस 103 के हिसाब से आप गुडविल वगैरह दिखाते हो, पर एसेट एक्विजिशन में हम कभी भी गुडविल नहीं दिखाते, है ना। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि बिजनेस हमें पता कैसे चलेगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, बिजनेस का मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ अकेला एसेट बिजनेस कर सकता है? क्या अकेला एसेट कभी भी बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं कहता हूं बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा किसी भी चीज का प्रोडक्शन है, मैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करता हूं, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोचिंग सेंटर की बात करता हूं, तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए क्या मुझे एसेट चाहिए? कुछ मुझे इनपुट चाहिए पढ़ाने के लिए। क्या क्या इनपुट चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए? मुझे कैमरा चाहिएगा पढ़ाने के लिए, एक रूम चाहिएगा पढ़ाने के लिए, जो कि मेरा मान लो एक एसेट है। मैंने मान लो एक बिल्डिंग खरीद ली है पढ़ाने के लिए, मैंने कैमरा खरीदा है पढ़ाने के लिए, मैंने एक बहुत बड़ा सारा एक सिस्टम खरीदा है जिसमें डेस्कटॉप है, अलेक्सा एक लैपटॉप है, एक आईपैड है, ये सारा चीज मैंने खरीदा आपको पढ़ाने के लिए। यानी मैंने ढेरों एसेट्स खरीदे होंगे एक आपको पढ़ाने के लिए, है ना। एजुकेशन का बिजनेस करने के लिए मैंने ढेरों एसेट्स खरीदे होंगे, यानी इनपुट से। अब बताओ क्या मैंने एसेट्स खरीद लिया और वो एसेट्स बिजनेस कर लेंगे क्या? खुद ही नहीं कर पाएंगे ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट में मुझे प्रोसेस लगाना पड़ेगा। प्रोसेस लगाना पड़ेगा मतलब मुझे मार्केट को स्टडी करना चाहिए, मुझे एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। उसके लिए मे भी ऐसा हो सकता है वो बिजनेस वाला स्पेशलाइज पर्सन को हायर करे और वो स्पेशलाइज पर्सन क्या करेगा, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लगाएगा। मतलब वो क्या करेगा, वो देखेगा सबसे पहले कि एजुकेशन में मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, यानी ऑब्वियस बात है जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट हमसे क्या चाहता है। आज जैसे अगर मैं आपको एफआर पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये देखा कि हाँ मार्केट में क्या डिमांड है, क्या लोगों को चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स कहां पर लैग कर रहे हैं, कहां उनको दिक्कत आ रही है, क्या उनको कंसेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, तो अच्छा मुझे वहां पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा कि लोगों का क्या नीड है, ठीक है, लोगों का क्या नीड है हमें पता चला, हमने स्कैनिंग कर लिया एनवायरनमेंट का, यानी मार्केट का स्कैनिंग कर लिया जिससे हमें पता चलेगा कि लोगों का क्या नीड है, ये हमें पता चला। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, यानी हमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा जिससे हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि ऐसा क्या करें कि उनका नीड सेटिस्फाई हो जाए। पता चल गया कि ये बेस्ट प्लान रहेगा, ऐसा हम करेंगे तो उनका नीड सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंगली मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए। फिर अब मैंने प्लान कर लिया, यानी फॉर्मुलेशन कर लिया स्ट्रेटेजी का, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं ऐसे पढ़ाने लगूंगा। अब देखो, जब कभी भी हम स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते, जरूरी नहीं हमेशा 100% वो सक्सेस होते ही, कितनी बार बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे डिफॉल्ट्स आते हैं, तो आपको बाद में एवेल्युएट भी करना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट भी करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल कोई भी बिजनेस होता है, चाहे एजुकेशन बिजनेस हो या जो भी बिजनेस हो, उस बिजनेस पे सिर्फ एसेट यानी सिर्फ इनपुट से काम नहीं चलता है, उस पे आपको लगाना पड़ेगा एक प्रोसेस का मतलब बहुत सारा प्रोसेस लगता है। एक तो जैसे मैंने आपको कहा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लगता है, जहां पर मुझे बाकी फैकल्टीज के साथ भी हल्का सा कंपीट करना पड़ेगा।
है ना। देखो प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं आपके साथ, हर फैकल्टीज को अगर कुछ अच्छा करना है तो उसे दूसरे फैकल्टीज के साथ थोड़ा कंपीट करना पड़ेगा। कंपीट करने के साथ साथ उसे और भी बहुत सारी चीज देखने पड़ेंगे जहां पर वो अल्टीमेटली जो भी उसके स्टूडेंट्स है उसे वो सेटिस्फाई कर सके, है ना, उसका सेटिस्फेक्शन कर सके। इसके अलावा अब सोचो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक प्रोसेस होना चाहिए कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा, उसका एक प्रोसेस होगा। सोचो ना, जो चैप्टर का मान लो फर्स्ट चैप्टर का लिंक सेकंड चैप्टर के साथ है ना, तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी में मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा क्या होगा, एक ऑपरेशनल प्रोसेस होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या मेरा ऑपरेशन का प्रोसेस रहेगा, किस बेसिस में मैं पढ़ाऊंगा, ये सारा चीज रहेगा। और फिर बाद में जितना भी मेरे पास रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस का भी मुझे एक प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, रिसोर्स का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज ऑल टुगेदर में करूंगा तभी पूरा का पूरा बनेगा एक प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, जिसके पास नेसेसरी स्किल्स है, वो होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मान लो मैं कोचिंग करा रहा हूं, मेरा कोचिंग का बिजनेस है, तो यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले एक सीए का डिग्री है, सबसे पहले मेरे पास एक सीए का डिग्री है, एंड उसके पास मेरे पास नेसेसरी स्किल्स है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूं, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। अब सोचो, अब एक बिजनेस है, जिस बिजनेस पे आप मेरे से पढ़ रहे हो यहां पर, ठीक है, अब अचानक से मैं अगर हट जाऊंगा तो फिर क्या जरूरी है कि वो बिजनेस सर्वाइव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आप तो सब चले जाओगे फिर आप, क्योंकि क्या पता मेरे लिए आप पढ़ने को आए हो, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर आप नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए कुछ कुछ एरियाज में जो वर्कफोर्स होते हैं उसे बदला नहीं जा सकता। पर ना, जो बैक ऑफिस में जो काम कर रही है, जो मान लो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, जो फोन कॉल्स उठाने का काम कर रहे हैं, ये सारे लोगों को बदला जा सकता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी बिजनेस को एक्वायर कर ले तो उसके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसे वो एक्वायर करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बात करूं, अब मैंने एजुकेशन का बात किया, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बात करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले प्लांट, एसेट्स वगैरह ये सारी चीज लगेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब ये प्लांट्स वगैरह ये सब जो मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे चीज तो लगेंगे। अब सिर्फ ये सारी चीजों से बिजनेस हो जाएगा? नहीं, इसके अलावा आपको एक प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ओवरऑल हम प्रोसेस बनाएंगे, एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे जिससे हम बाकी लोगों को क्या कर सके, कंपीट कर सके। कितनी बार जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्रोएक्टिव डिसीजन ले सके, ना कि रिएक्टिव, ताकि हम ही सबसे आगे पहुंच जाए। तो इस तरीका का हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। और साथ साथ में हमारे ऑपरेशनल प्रोसेस भी होगा कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम प्रोवाइड करें उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से वो दिया जाएगा। तो वो सारे प्रोसेस भी बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप चाय बनाओगे, ठीक है, चाय हम सब पीते हैं, अगर आप चाय बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? एक कप ऑफ टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले क्या करोगे, गैस ऑन करोगे, सिंपल सी बात है। उस पे फिर अब जो भी हमारा जो भी बाउल है, जो भी है, उसे हम रखेंगे, है ना। उसे रखने के बाद उस पे हम क्या करेंगे, क्या सबसे पहले पत्ती डाल देंगे चाय की? क्या सबसे पहले हम उसमें शुगर डाल देंगे? नहीं ना, हम अगर डालेंगे वो जल जाएगा पूरा। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसमें पानी डालना पड़ेगा, है ना, पानी डालना पड़ेगा। फिर वो गर्म होगा तो उसमें फिर हम अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे, वगैरह वगैरह चीज डालेंगे। यानी अलग अलग का अलग अलग प्रोसेस होता है बनाने का, है ना। तो आप देखना कितनी जगह पे चाय आपको अच्छी भी मिलती है तो आप रोज पीने को जाते हो, और कितनी जगह पे चाय आपको बकवास मिलती है, जैसे ट्रेन वगैरह में चाय बकवास मिलती है। तो देखो ना, सबका अलग अलग प्रोसेस है चाय बनाने का। अब डेफिनेट सी बात है, किसी का एकदम अच्छा प्रोसेस है चाय बनाने का। अब अगर उसका बिजनेस आप एक्वायर करना चाहते हो तो जो बनाने वाले लोग हैं और जो उसका प्रोसेस है कि वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो सारा चीज भी तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाय बनाने का प्रोसेस और उसमें क्या क्या डाला जाएगा, यानी पहले पानी डालना है क्या? अच्छा, पहले पानी डालना है। उसके बाद क्या दूध डालते पहले कि पहले अदरक डाले? अच्छा नहीं, पहले अदरक डालना चाहिए, तब ज्यादा टेस्ट आता है। फिर बोले कि अदरक के साथ एक काम करो, एक लौंग भी डाल दो, तब और ज्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। फिर हल्का सा जब पानी गर्म हो जाएगा और ज्यादा उसका एक फ्लेवर आ जाएगा, तब हम उस पर क्या करेंगे, और भी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जैसे इलायची डाल देंगे, और भी कुछ कुछ चीज हम वहां पर डाल देंगे, ठीक है। ये सारा चीज डालने के बाद फिर बाद में हम दूध डालेंगे। तो दूध हम कौन सा डालें कि टेस्ट बेटर हो? तो अपना अपना हर एक एंटिटी का, हर एक कंपनी का अपने अपने एक प्रोसेस होगा, है ना। वो उस प्रोसेस के तहत वो काम करेंगे ताकि वो बेटर सेटिस्फेक्शन दे सके अपने कस्टमर्स को। तो इसी तरीके से एक बेटर सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली सबका अपना अपना प्रोसेस होगा। एंड उसी प्रोसेस को लगाने पर अल्टीमेटली एंड में क्या बनेगा, एक आउटपुट निकल के आएगा। और वो आउटपुट क्या होगा, वो जो कड़क चाय, वो कड़क चाय अल्टीमेटली कस्टमर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बिजनेस और एसेट में डिफरेंस क्या है। एसेट के अंदर सिर्फ इनपुट रहता है, जनरली एसेट के अंदर सिर्फ इनपुट रहता है, पर बिजनेस के अंदर इनपुट के साथ एक प्रोसेस भी रहता है।
इनपुट के साथ क्या रहता है, एक प्रोसेस भी रहता है, और कंबाइन जब ये इनपुट और ये प्रोसेस जब कंबाइन होते हैं ना, तो एक आउटपुट निकल के आता है, और वो आउटपुट जो कि फाइनल आउटपुट है, जो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, कस्टमर्स वगैरह को प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट्स आता है। तो इसलिए बिजनेस हम करते क्यों है, हम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिजनेस करते हैं। और इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि यहां पर अगर मैं बिजनेस का बात करूं, तो बिजनेस हम जो इसलिए करें, इसका एलिमेंट्स क्या क्या है, इसका एलिमेंट्स है इनपुट, इसका वन एलिमेंट है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आपका आउटपुट। तो मैंने आपको यह समझाया कि बिजनेस होने के लिए ये तीनों एलिमेंट होना पड़ेगा। इनपुट का मतलब क्या हो गया, जो भी आपको प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे चीजों का रिक्वायरमेंट है, ये सारे मशीनरीज वगैरह आपके पास होने पड़ेंगे। ठीक है, क्या सिर्फ मशीनरीज हम एक्वायर कर लेंगे तो हम कह देंगे कि बिजनेस एक्वायर किया? नहीं, तब तो हम कहेंगे सिर्फ हमने एसेट एक्वायर किया। अगर सिर्फ हमने इनपुट एक्वायर किया तो हम कहेंगे हमने सिर्फ एसेट एक्वायर किया, यानी इंडेक्स 16 लगेगा एसेट एक्विजिशन। इस इनपुट के साथ साथ आपको एक प्रोसेस भी एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। प्रोसेस यानी किस तरीके से उनका बिजनेस चलता है, वो प्रोसेस में क्या आएगा, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया। क्योंकि कितने बार आप देखना, अगर मान लो कोई कंपनी का अच्छा बिजनेस है, इनपुट है उनके पास, प्रोसेस भी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी है, पर वो क्या करे, उन्हें जितने एम्प्लॉयज की दरकार है वो उससे ज्यादा एम्प्लॉयज रख ले रहे, जिसकी वजह से उनका अलग से एम्प्लॉय का खर्चा बैठ रहा है, और कितने सारे आइडल एम्प्लॉय ऐसे बैठे, उन्हें हम काम भी प्रॉपर्ली असाइन नहीं कर पा रहे, तो वहां पर भी हमारा अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि मान लो स्टॉक जितना का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उतना स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं ना। तो बहुत सारा जो रिसोर्सेस है हमारे पास, वो रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वैसा सिचुएशन में भी हमारा अननेसेसरी कॉस्ट होगा, और एंड में ऐसा हो सकता है कि हमारा फायदा ना हो। तो इसीलिए एक बिजनेस कहने के लिए एसेट की तो जरूरत पड़ेगी, जो इनपुट है उस इनपुट की तो जरूरत पड़ेगी, पर उस इनपुट पे लगा दिया जाएगा एक प्रोसेस। उस इनपुट पे जब प्रोसेस लगाया जाएगा ना, तब वो आउटपुट निकल के आएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड का कहना है कि सुनो, अगर बिजनेस एक्वायर करोगे तो ये ध्यान दे देना कि क्या उसमें इनपुट है। हमने कहा इनपुट तो है, क्या उसमें प्रोसेस भी है? प्रोसेस किस टाइप का, जैसे मैंने आपको कहा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जहां पर हम स्ट्रेटेजी बनाते कि हम किस तरीके से कंपटीशन दे सके अपने कंपटीटर को, है ना। अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाए जाते हैं। ये छोटी मोटी मैनेजमेंट का बात नहीं करें, टॉप लेवल का बात करें, जो टॉप लेवल जो हम स्किलफुल पर्सन को हायर करते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो सुंदर पिचाई वहां पर बैठ के सिर्फ आराम नहीं करता, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वगैरह फॉर्मुलेट करता है कि कैसे गूगल का बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, है ना। तो वैसे वहां पर वो स्किलफुल एम्प्लॉई है, जो गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो स्किलफुल एम्प्लॉई है, वो वहां पर डिलीवर कर रहा है, वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहा है एंड स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी प्रॉपर स्ट्रेटेजी वो बना रहा है। तो आप सोचो गूगल को एक्वायर करना और अगर मान लो सुंदर पिचाई इन लोगों को एक्वायर नहीं करना, तो मतलब कहीं ना कहीं कहा जाएगा बिजनेस एक्वायर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग का बहुत बड़ा हैंड्स है वहां पर। और साथ साथ में अब मान लो कोई प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो जा रहे हैं, वो सारा प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोसेस ही पता नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे प्रॉफिट अर्न करोगे। जैसे मान लो मैं बता रहा हूं, मेरे पास ही में एक मिठाई की दुकान है, जिसका भारतीय जलपान जिसका नाम है, और वो यहाँ पर फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, उनकी मिठाई हमें बहुत पसंद है। अब तो सोचो वही सेम मिठाई दूसरे लोग भी बनाते हैं, पर उनकी मिठाई पसंद नहीं आती है। अब अगर मैं उस बिजनेस को कोई एक्वायर करना चाहेगा, तो वहां पर उसने क्या किया, बिजनेस को तो एक्वायर कर लिया, पर वो जो मिठाइयां वगैरह बनती है ना, उसका प्रोसेस एक्वायर नहीं किया। मिठाई कैसे बनती है ना, क्या प्रोसेस से बनाया जाता है, क्या उसके अंदर जो भी मान लो अगर कोई मान लो मुझे वहां पर एक ना दिलखुश बोल के होते हैं जो बेसन की बनती है मिठाई, वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें मैंने जब वो खाते ना, तो उसमें एक अलग सा सॉफ्टनेस आता है। तो वो सॉफ्टनेस आने का रीजन क्या, वो किस प्रोसेस में बनाते हैं, तो वो ऑपरेशनल प्रोसेस भी तो हमें पता होना पड़ेगा, तभी तुम अल्टीमेटली वो मिठाई बाद में भी बना के डिलीवर कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो अगर सोचो, अगर आप प्रोसेस नहीं लोगे, अगर उस मिठाई की दुकान का प्रोसेस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस मिठाई की दुकान का नक्शा जो है, जो एक आउटलेट है, वो आउटलेट ले लेंगे और एक आध आदमी को ले लेंगे, तो थोड़े ना बिजनेस हुआ। इसलिए बिजनेस होने के लिए वो आउटलेट लेना है, उसके अंदर जितने भी जो भी एसेट्स है, वो सारे एसेट्स के साथ साथ आपको प्रोसेस भी लेना पड़ेगा कि मिठाइयां कैसे बनती है। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि वो मिठाइयों को बनाता कौन है, क्योंकि हाथ का भी तो कमाल होता है, हाथ के जादू होते हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, जो रियल में मिठाई को बनाते हैं, जो बेचते, उससे मतलब नहीं हमें, बेच तो कोई भी दे देगा, बेच तो कोई भी देगा, अल्टीमेटली हमें मतलब क्या कि मिठाई जो बना रहा है वो काबिल होना पड़ेगा, है ना, उसके हाथ में जादू होना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स वो कहलाते हैं जो रियल में वहां मिठाई बनाते हैं, जिनके हाथों में जादू है, जिससे मिठाइयां स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी बनती है। और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मैगी का एग्जांपल लेता हूं, और भी तो बहुत सारे नूडल्स है, पर मैगी हमें क्यों पसंद आती है, तो उसमें एक अलग सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा। साथ में उस प्रोसेस को कौन करता है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है क्या, जिसके हाथों में जादू है,
जो इस तरीके से बनाते कि मैगी खाते ही मजा आ जाता है, टेस्टी लगता है। तो इसीलिए आपको देखना है कि आप देखो कि बहुत सारे वेराइटीज आपको मिलेंगे मार्केट में। जैसे अगर मैं बात करूं चॉकलेट का, तो कैडबरी जो डायरी मिल्क सिल्क आता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे चॉकलेट्स आते हैं, पर कहीं ना कहीं वही पसंद आता है ज्यादा लोगों को। तो वहां पर भी क्या एक प्रोसेस है, लोगों का बनाने का एक जादू है। तो इसलिए अगर मैं डेयरी मिल्क की कंपनी को एक्वायर करूंगा तो मैं सिर्फ उसके एसेट्स लाऊंगा तो बिजनेस नहीं है, साथ में मुझे उनका प्रोसेस भी लाना पड़ेगा कि कैसे वो डेयरी मिल्क को बनाते हैं, ठीक है, और साथ में उनका क्या क्या स्ट्रेटेजी रहता है जिससे वो बाहर के लोगों को कंपीट कर सके, वो सारा चीज हमें देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनके ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है ना, जो वहां पर काम करते, जो कारीगरी का काम करते हैं, जो अल्टीमेटली उस चॉकलेट को टेस्टी बनाते हैं, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट एंटिटी का, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी में जनरली जो एसेट मैनेजर है, जो जनरली प्रॉफिट जनरेट करके देता है, उनका दिमाग बहुत तेज है। तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कहते हैं। तो यहां पर इनपुट और प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा था, ये इनपुट और ये प्रोसेस, ये दोनों मिला के, ध्यान से सुनना, ये इनपुट और ये प्रोसेस, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तब उसका कैपेबिलिटी आ जाता है कि वो आउटपुट जनरेट करेंगे। अब देखो जरूरी नहीं है कि वो आउटपुट जनरेट करेगा। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, सिंपल सी बात है, हाँ इनपुट है मेरे पास ढेरों एसेट्स वगैरह है, मेरे पास प्रोसेस भी है, क्योंकि मैं एक अलग प्रोसेस से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको नहीं पता, पर मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस है, मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटेजी है, मैं जिसके हिसाब से मैं काम करता हूं ताकि मैं आपको बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर सकता हूं, ठीक है। और साथ में उस प्रोसेस को निभाने वाला कौन है, मैं हूं। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हूं, जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हूं। तो यहां पर क्या इनपुट है, हाँ मेरे पास बहुत सारे इनपुट है। क्या प्रोसेस है, हाँ मेरा अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस भी कि मुझे कैसे काम करना है, और साथ में मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हूं, मैं खुद एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हूं जो अल्टीमेटली आपको डिलीवर कर रहा हूं उस प्रोसेस के साथ, है ना। जो नोट्स बनाया, ये सारे एक प्रोसेस है कि किस प्रोसेस में मैं अपना नोट्स को प्रिपेयर करूं, ये भी तो एक प्रोसेस ही हो गया, आपका ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया। क्या नोट्स बनाने से पहले पढ़ा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये सारा चीजों को देखते हुए अगर मेरे पास इनपुट है और मेरे पास क्या है, प्रोसेस है, तो ऐसा सिचुएशन में मेरा चांसेस है कि आउटपुट निकल के आएगा। अब आउटपुट का मतलब क्या, ऑब्वियस सा बात है कि उसे मैं मार्केट में बेचूंगा, प्रॉफिट्स होगा। पर जैसे कि मैं बता रहा हूं, अभी मैंने जैसे एफआर के लेक्चर्स अपने एप्लीकेशन में फ्री करके रखे हुए, तो यहां पर आप बोलोगे आउटपुट तो यहां पर नहीं आ रहा है, पर आउटपुट नहीं आ रहा, पर इसका एबिलिटी तो है ना टू जनरेट आउटपुट्स इन फ्यूचर। अभी आउटपुट नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में तो है ना। तो हमेशा तो मैं फ्री नहीं रख सकता, मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी तो आगे जाके इसको थोड़ा पीरियड रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा घर कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए अभी आउटपुट नहीं तो क्या हुआ, फ्यूचर में इसका चांसेस है, कैपेबिलिटी है इसके पास कि ये जनरेट कर सकता आउटपुट। तो ऐसा सिचुएशन में आपको ये समझना है, अगर किसी भी बिजनेस को मैं एक्वायर करने जा रहा हूं या फिर आप एक्वायर करने जा रहे हो, आप ये देखना क्या उनका इनपुट है, क्या आपने उनका इनपुट एक्वायर किया, आप बोलोगे हाँ इनपुट को एक्वायर किया। क्या उनका प्रोसेस को भी आपने एक्वायर किया, आप कहोगे हमने प्रोसेस को भी एक्वायर किया। अगर यस आपने इनपुट और प्रोसेस दोनों को एक्वायर किया है, तो यहां पर आउटपुट भी जरूरत है, पर आउटपुट नहीं होने से भी कितने बार चल जाता है, कितने बार आउटपुट नहीं होने से भी चल जाता है, प्रोवाइडेड उसका फ्यूचर में आउटपुट जनरेट होने का कैपेबिलिटी है। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे। इसीलिए यहां पर 3 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या देखो, पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस एंड तीसरा है आपका क्या, आउटपुट। यहां पर तो अभी तक तो ये सारा चीज हमने पहले भी पढ़ रखा था, क्योंकि मुझे आपको ये बेस बताना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके मैं आपको समझा पाऊंगा कि यहां पर अमेंडमेंट क्या हुआ। तो यहां पर हम वापस से शुरुआत करते हैं डेफिनेशन बिजनेस पे। तो यहां पर क्या बोला गया देखो, ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेस। पहला इनपुट जो मैंने आपको समझाया, बहुत सारे एसेट्स, जैसे वो एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकते हैं, मशीनरी वगैरह सारा चीज हो सकता है, साथ में वो इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, और कितनी बार वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ इन्वेंशन किया आपने, कुछ अपना माइंड का क्रिएशन किया, फिर उसको पेटेंट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, तो यहां पर वो दूसरे लोग तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो मान लो मैंने किसी से पेटेंट खरीदा है, मैंने किसी से कॉपीराइट लिया, वो भी तो मेरे लिए इनपुट है, क्योंकि उस पेटेंट के बिना या फिर उस कॉपीराइट के बिना मैं उस बिजनेस को चला नहीं सकता। तो इसलिए कितने बार आप देखना कि हमें टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के साथ साथ हमें कितने बार क्या चाहिए होता है, कॉपीराइट चाहिए होता है, किसी से लेने का पेटेंट वगैरह चाहिए होता है, वो सारा लेके फिर हम अपना धंधा करते हैं। जैसे आप टी सीरीज वगैरह की बात करोगे, तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग कॉपीराइट वगैरह खरीद लेते, किसी एल्बम का सॉन्ग वगैरह का कॉपीराइट खरीद लेते हैं, फिर इनके पास ही कॉपीराइट रहता है कि यही से वो सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं प्ले कर सकते। तो इनके पास वो भी तो एक एसेट हुआ इनका, अब वो इनपुट के तहत ही तो बाकी प्रोसेस लगा के वो अपना बिजनेस करेंगे। तो इसलिए यहां पर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में, बिजनेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड प्रोसेस अप्लाइड
टू दोस इनपुट्स, उसी एसेट्स पे तुम क्या करेंगे, अपना प्रोसेस लगाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। दैट हैव द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ आउटपुट, यानी यहां पर क्या हो गया, उस इनपुट पे लगाने पर उसका एबिलिटी हो जाएगा कि वो आउटपुट के क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर सके। ऑब्वियस बात है, वो इनपुट और प्रोसेस मिलके आउटपुट निकल के आएगा, और जरूरी नहीं कि आज ही आए, वो फ्यूचर में भी आउटपुट आएगा तो भी चल जाएगा। आगे देखते, ऑल्दो, ये वाला हाईलाइट करना, ऑल्दो बिजनेसेस यूजुअली हैव आउटपुट्स, बिजनेस का जनरली आपका आउटपुट्स रहते ही है, पर हमेशा जरूरत नहीं कि आउटपुट्स चाहिएगा आपको। आउटपुट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स टू क्वालिफाई एज अ बिजनेस। तो ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज के ये प्रोसेस ही है, क्योंकि एसेट और इनपुट और प्रोसेस को मिलाना मतलब कि इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज हुआ, क्योंकि इनपुट प्रोसेस सारा चीज मिला के मैं जो भी काम कर रहा हूं, ये सारे कंबाइन एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है ना, और इसी से अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है। हालांकि इंडेस भी ये कहता है कि आउटपुट आज होना जरूरी नहीं, उसका कैपेबिलिटी को फ्यूचर में भी आउटपुट जनरेट कर सकता है, तो भी उसे बिजनेस माना जाएगा। अब आप बोलोगे आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट का मतलब होगा क्या, क्या चाहिए हमें आउटपुट, आउटपुट का मतलब कि अल्टीमेटली हम गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, ये भी आउटपुट हो सकता है। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी थोड़े ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो थोड़े ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का काम क्या है, वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके पास ढेरों इनपुट होंगे, कुछ कुछ एसेट्स वगैरह बिल्डिंग वगैरह खरीद रखा होगा, और भी मान लो कुछ कुछ लिया हुआ होगा उसने, इनपुट होंगे, उस इनपुट पे वो अपना प्रोसेस लगाएगा, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी का आउटपुट निकल के आएगा, जो उसका डिविडेंड इनकम है, जो उसका इंटरेस्ट इनकम है, मतलब जो उसका इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है, दैट इज आउटपुट। क्योंकि वो काम क्यों करे, उनका मोटो क्या है, उनका मोटो है प्रॉफिट कमाना। कैसे कमाना, कैपिटल अप्रिसिएशन से प्रॉफिट कमाना, इन्वेस्टमेंट इनकम से प्रॉफिट कमाना। तो यहां पर वही मैंने कहना है कि आपका आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे, ये भी हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो सकता है अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी वगैरह, या फिर कोई अदर इनकम भी हो सकता है आपका आउटपुट। यानी अल्टीमेटली जिस बिजनेस का मोटो जो है, वो मोटो अचीव होने का मतलब क्या है, आउटपुट होना है। तो ये हमने समझा यहां पर। तो यहां पर अल्टीमेटली जनरली मैं बता रहा हूं, जनरली मैक्सिमम सिनेरियो में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, मैक्सिमम सिनेरियो में आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बिजनेस का केस है। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर आप कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते हो कि ये बिजनेस या फिर एसेट एक्विजिशन है, इसलिए आगे हमें और डिटेल में थोड़ा सा फर्दर एवोल्यूशन करना पड़ेगा, जहां पर हम पता करेंगे कि कब हम कहेंगे कि ये एसेट एक्विजिशन का केस है और कब हम कहेंगे कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है, जो हम पढ़ेंगे। तो लेकिन वो पढ़ाने से पहले मैं फिर से आपको फर्दर असेसमेंट करने से पहले मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस में क्या इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। इनपुट अब क्या है, इनपुट का मैंने क्या कहा था, एनी इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इसका मतलब क्या, कोई भी एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, इसका मतलब होता है कोई भी नॉन करेंट एसेट्स हो सकता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इंटेंजिबल एसेट्स भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो सकता है आपका। जैसे मैंने आपको समझाया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको मैंने पेटेंट करा दिया, कॉपीराइट करा दिया, वो भी तो इंटेंजिबल एसेट्स ही है, तो ये भी मेरे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये कॉपीराइट भी हो सकता है, पेटेंट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी हो सकता है। इन सब का यूज लेके हम क्या करेंगे, कोई प्रोसेस लगाएंगे तो हमारा आउटपुट निकल सकता है। समझ में आ गया हमें, है ना। तो यहां पर ये सारा चीज हमें समझ में है। अब अगर हम प्रोसेस का बात करें तो प्रोसेस का मतलब क्या है, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन और रूल जब वो अप्लाई किया जाता है उस इनपुट पे, तो वो आउटपुट निकालता है या फिर उसका एबिलिटी हो जाता है टू द क्रिएशन ऑफ आउटपुट, उसका एबिलिटी हो जाता है। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रोसेस, ऑब्वियस सा बात है, कोई एक प्रोसेस लगता है। प्रोसेस का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी स्ट्रेटेजी लगाना कि किस तरीके से हम बिजनेस को चलाएं, कब कब हमारे पास जब चैलेंजेस आएंगे, मेजर चैलेंजेस आएंगे, तो उस चैलेंजेस को हम फेस कैसे करेंगे, हम कोई भी थ्रेट्स है तो उस थ्रेट्स को एसेस कैसे करेंगे, कोई अच्छा टाइम में अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करेंगे, ये सारी चीज स्ट्रेटेजी बनाना होता है। क्योंकि कितने बार आप देखना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है तो आपको उस टाइम में आपके पास दो फंडा आता है, या तो आप थ्रेट समझोगे, कोई कोई लोग उसे क्या समझते हैं, थ्रेट है वो, और कोई कोई लोग उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, है ना। तो अगर मान लो आपके पास मेजर चैलेंजेस है, जैसे मैं आपको कोविड का सिचुएशन बताऊं, पिछले सालों में जो कोविड का सिचुएशन गया था, तो कोविड में बहुत सारे लोगों के लिए कोविड एक थ्रेट था, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी था। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपके फ्रेंड ने कोविड का फायदा उठाते हुए अच्छा खासा पैसा कमा लिया, और बहुत सारे लोगों के लिए वो नुकसानदेह भी हुआ। तो इसलिए अलग अलग जो डायनामिक सिचुएशन आता है, डायनामिक चेंजेस आता है, उसमें लोगों के लिए वो थ्रेट भी हो सकता है, तो लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है। तो ये सारा चीजों को एसेस करना भी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ही तो हुआ। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था ऑपरेशनल प्रोसेस, है ना। ऑपरेशनल प्रोसेस जिससे मैंने आपको समझाया था कि किस प्रोसेस में आप अपना ऑपरेट करोगे बिजनेस को। यानी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहा हूं मैगी का, तो वो क्या प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होगा, कौन उसे
मैन्युफैक्चर करेगा। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल लिया था, और अगर मान लो मैं एक हेयर सैलून का बात करता हूँ, जैसे मान लो आप कहीं पर हेयर स्टाइल कराने को गए, ठीक है, पार्लर पे गए आप, तो पार्लर पे जब आप गए ना हेयर स्टाइल कराने को, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जब आप बैठे तो सबसे पहले उसने हेयर ड्रायर से आपके हेयर को एकदम अच्छे से स्पाइक वगैरह कर दिया, एकदम अच्छा से कर दिया। आप खुश हो गए, हाँ स्पाइक कर दिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो करने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके हेयर को काट रहा है, ठीक है, आपके हेयर को कटिंग कर रहा है, और फिर बाद में आपके हेयर को धो के आपको घर भेज दे रहा है। उसको उसने पहुंचा भी नहीं, उसको आपका पूरा गिल्ला मतलब हेयर को धो के आपको घर भेज दे रहा है। क्या प्रोसेस हुआ ये? प्रोसेस कैसा होता है, पहले जब आप जाते हो तो वो पहले आपका हेयर को वॉश करता है, अच्छे से क्लीन करता है हेयर को। वॉश करने के बाद फिर वो क्या करता है, कटिंग करता है, फिर वो हेयर ड्रायर वगैरह का यूज करके सेटिंग करके एकदम आपको हीरो बना के बाहर भेजता है। तो ये भी तो एक प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको चाय का प्रोसेस बताया, तो वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसेस से काम किया जा सकता है। हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है ये जो मैंने आपको हेयर कटिंग का प्रोसेस बताया, इससे भी कोई बेटर प्रोसेस हो, और जो किसी ने इन्वेंट किया हो, किसी ने क्रिएट किया हो ये प्रोसेस, और फिर उसका कॉपीराइट वगैरह करा लिया हो, अब वो प्रोसेस ज्यादा मजा आ रहा है लोगों को, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अलग अलग एंटिटी का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, एंड वो प्रोसेस जब आप एक्वायर करोगे किसी बिजनेस को, तो उस प्रोसेस को एक्वायर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रोसेस को एक्वायर नहीं करे तब वो बिजनेस आपका नाम का बिजनेस आपने एक्वायर किया, देखा जाए तो अपने एसेट से एक्वायर किया। इसलिए प्रोसेस एक्वायर करना बहुत जरूरी है, ये आप समझ जाओ एकदम अच्छी तरीके से। समझो ना, मेरा बिजनेस, समझो मेरा एक बिजनेस है, मेरा कोचिंग सेंटर का नाम है फाइनल की कोचिंग इंस्टीट्यूट। किसी को मजा आ गया मेरे बिजनेस पे, बोला हाँ अच्छा बिजनेस है, तो फाइनल की कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लेते। तो उसने क्या क्या पता है, उसने पूरा फाइनल की कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ एक्वायर कर लिए, एक्सेप्ट मी, उसने मुझे एक्वायर नहीं किया, और बाकी सारी चीज एक्वायर कर ली। अब बताओ क्या हाल होगा फिर, क्योंकि मेन ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स में मैं एक प्रोसेस का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं ही तो पढ़ाऊंगा यहाँ पर, है ना। मैं अपना रिप्लेसमेंट जल्दी से नहीं कर सकता यहाँ पर, इतना आसान नहीं होगा। तो वही सारा चीज जरूरी है, प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया था, और रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया था कि रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, नहीं तो इससे कितने बार आपका बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है ना। हमने जैसे पहले पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स कॉस्टिंग में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, ये सारा चीज होता है, डेटर्स वगैरह को मैनेज करना, ये सारा चीज बहुत जरूरी है आपका। तो इसीलिए ये सारा चीज को ढंग से करना, एक प्रोसेस में काम करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो इनपुट और प्रोसेस मिला के फाइनली क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। आउटपुट जैसे मैंने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को, इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करना, दैट इज डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन जो भी है, और अदर इनकम जनरेट करना फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। लेकिन याद है मैंने आपको समझाया था कि आउटपुट्स के अंदर कुछ कुछ चीज नहीं आते, आउटपुट नहीं, प्रोसेस के अंदर कुछ कुछ नहीं आते। क्या नहीं आते, जैसे मान लो मैंने जैसे कहा कि मैं जो हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का हिस्सा हूं, मैं एक प्रोसेस का हिस्सा हूं। अगर कोई मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की दुकान में जो कारीगर है, जो मिठाई को अपने जादुई हाथों से बना रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का हिस्सा है। लेकिन आप सोचो ना, जो शॉप के बाहर बैठ के मिठाइयों को बेच रहे हैं या मिठाइयों को डिलीवर कर रहे हैं, वो इतना हिस्सा नहीं। जो बॉडीगार्ड बाहर खड़ा है वो हिस्सा नहीं है। कोई अकाउंटिंग वगैरह देख रहे हैं तो वो हिस्सा नहीं है, वो उसको बदला जा सकता है। जो बैक ऑफिस में काम करे, मेरे ही मेंबर जो टीम मेंबर है, वो पढ़ाते नहीं है, वो बस अकाउंटिंग वगैरह सारा चीज मैनेजमेंट करते, कॉल्स मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको बदला जा सकता है। हाँ, अगर ऐसा मेंबर है मेरे से जो पूरा स्ट्रेटेजी लगाता है कि किस तरीके से हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और उसके स्ट्रेटेजी के दम पे ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, जहां पर मैं बहुत सारा चीज उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो अमित शाह जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा सुना है सबने, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी पीएम बने। हाँ, उनका तो कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, पर उनके पीछे अमित शाह जी का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ये सारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लगाने वाले पीछे से कौन थे, वो अमित शाह जी थे। तो इसलिए अमित शाह जी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का हिस्सा है, ये आपको समझना है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल समझा कि जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, बिलिंग हो गया, पेरोल हो गया, या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हो गया, ये जनरली ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के यानी प्रोसेसेस के हिस्सा नहीं बनते। ये हमने समझा। तो ऑल टुगेदर अभी तक मैंने एक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस आपको समझा, जहां पर मैंने आपको सिंपल सा कंक्लूजन ये दिया कि इनपुट का जरूरत है, और प्रोसेस यानी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी वगैरह लगाता है टॉप लेवल का आदमी, जिसका बहुत जरूरत है बिजनेस को। ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया कि किस प्रोसेस में आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बनेगा और डिलीवर किया जाएगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा आपका, वो जरूरी है। एंड रिसोर्स का मैनेजमेंट करना, ये सारे जरूरी होते हैं जनरली, है ना। और इसके बाद ये दोनों मिलने पर, ये दोनों इंटीग्रेट होने पर क्या बनता है? आउटपुट बनता है। चलिए, अब हमने ये समझा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्दर असेसमेंट करेंगे, जहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हम सारे प्रोसेसेस को सब्सटेंटिव नहीं मान सकते।
आपको ये समझना है कि सारे प्रोसेसेस जरूरी नहीं है कि वो इतने काबिल है वो प्रोसेसेस कि वो इनपुट के साथ जुड़ेंगे तो आपको आउटपुट कभी ना कभी निकाल के देंगे, जरूरी नहीं। कितने प्रोसेस ऐसे होते जो काम के नहीं होते, जो अधूरे रहते। मतलब कभी कभी ऐसा है कि प्रोसेस जो है वो अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है। जैसे मान लो मेरे पास ढेरों इनपुट्स है, ढेरों एसेट्स है, मेरे पास प्रोसेस भी, पर कहीं ना कहीं एक सिंगल इनपुट या सिंगल कोई प्रोसेस की कमी खल रही है, जिसकी वजह से वो आउटपुट निकल के नहीं आएगा। आपका कोई एक चीज का कमी खल रहा है, तो वो कमी है, तो ऐसा सिचुएशन में हम बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आउटपुट हम कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई एक चीज की कमी खल रही है। तो इसलिए आपको समझना है कि हम अभी यहां पर देखेंगे, अगर प्रोसेस में कहीं पर भी कोई कमी अभी तक है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो डेट मींस वो प्रोसेस सब्सटेंटिव माना नहीं जाएगा। तो हमें चेक करना है, इसलिए कुछ कुछ कंडीशन दिया हुआ है जहां पर हम यहां पर ये सीखेंगे फर्दर असेसमेंट में कि प्रोसेस जो है, जो हमने बोला कि जो प्रोसेस को इनपुट पे लगाया जाएगा तो वो बनेगा आउटपुट। तो वो सारे प्रोसेस हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम करेंगे कंसीडर कौन सा करेंगे, ओनली दैट प्रोसेस विच आर सब्सटेंटिव। जो क्या है, जो सब्सटेंटिव है, सिर्फ वही प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे। आपको यह समझना है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, डेट इज फर्दर असेसमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही अमेंडमेंट है। यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपके साथ इनपुट एक्वायर किया और फिर मैंने जो प्रोसेस एक्वायर किया, क्या वो प्रोसेस सब्सटेंटिव है भी या नहीं है। मतलब अगर मैं आपका बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूं, जहां पर मैंने आपका इनपुट यानी सारे आपके एसेट्स एक्वायर कर लिए, जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स है, जो भी नेसेसरी एसेट्स है, वो सारे मैंने एसेट्स एक्वायर किए हैं, और साथ में मैंने आपका प्रोसेस भी एक्वायर किया है। तो वो जो प्रोसेस मैंने आपका एक्वायर किया है, वो प्रोसेस सब्सटेंटिव है भी या नहीं। अगर वो प्रोसेस जो है वो सब्सटेंटिव है, तो ऐसा सिचुएशन में हम कहेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है। अगर जो प्रोसेस मैंने एक्वायर किया वो सब्सटेंटिव नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, तब हम एसेट एक्विजिशन मानेंगे और इन डेज 16 के हिसाब से हम उसका अकाउंटिंग करेंगे। यानी अल्टीमेटली अब सारा खेल डिपेंडेंट है प्रोसेस पे। हमें चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो सब्सटेंटिव है भी या नहीं। अब आप बोलोगे प्रोसेस, अरे सिखा दो दिया था प्रोसेस में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ऑपरेशनल प्रोसेस होता है, जनरली आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, और ऑर्गेनाइज एक वर्कफोर्स होता है जो जनरली उस प्रोसेस में काम करके आउटपुट जनरेट करता है ना। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि प्रोसेस होता है क्या। तो मतलब अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक एंटिटी हूं, आप एक एंटिटी हो, ठीक है। मैं एक एंटिटी हूं, आप एक एंटिटी हो। आपका मैंने अगर इनपुट लिया है और प्रोसेस लिया ही नहीं, तब तो क्लियर कट है एसेट एक्विजिशन, क्योंकि प्रोसेस तो लिया ही नहीं है। क्योंकि इनपुट और प्रोसेस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट पे डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज, लेकिन इनपुट और प्रोसेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वापस से खेलते हैं, मैं एक एंटिटी हूं, आप एक एंटिटी हो। मैंने आपका इनपुट लिया, मैंने आपका प्रोसेस भी लिया, तो ये जो मैंने प्रोसेस आपका लिए सब्सटेंटिव कब माना जाएगा, ये हम अभी चेक करें। तो यहां पर मैं ये देखूंगा कि क्या एक्विजिशन डेट पे जो मैंने आपका इनपुट और प्रोसेस लिया, क्या एक्विजिशन डेट पे आउटपुट जनरेट हो रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि एक्विजिशन डेट है जिस दिन मैंने आपका बिजनेस एक्वायर किया है, उस दिन इनपुट तो है, प्रोसेस भी है, दोनों लिए है, लेकिन उस दिन क्या पता आउटपुट जनरेट हो रहा हो या आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा हो। ये दो सिनेरियो में मिलेगा। तो मतलब यहां पर आप देखो, यहां पर दो सिनेरियो में पढ़ेंगे ये जानने के लिए कि जो एक्वायर्ड प्रोसेस है वो सब्सटेंटिव है या नहीं। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो अलग अलग पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। सिंपल एकदम सिंपल है, मजा आ जाएगा आपको। देखो पहले वाले में क्या है कि जो हमने सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट एक्वायर किया है, जो मैंने इनपुट, सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब इनपुट और सेट ऑफ एक्टिविटीज मतलब वही इनपुट को जब प्रोसेस के साथ लगा देते तो आउटपुट बनता है या बनने का कैपेबिलिटी आ जाता है। तो ये जो एसेट्स है और ये सेट ऑफ एक्टिविटीज जो मैंने आपका एक्वायर किया है, जो मैंने एक्वायर किया है, क्या वो आउटपुट जनरेट कर पा रहा है एक्विजिशन डेट पे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या वो आउटपुट जनरेट कर पा रहा है एक्विजिशन डेट पे, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि एक्विजिशन डेट पे क्या वो आउटपुट एक्वायर नहीं कर पा रहा। मतलब यहां पर दो अलग अलग कहानी है यहां पर, कि यहां पर देखो डस नॉट हैव आउटपुट। अगर मैं इसका बात करूं यहां पर आप चेक कर सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है एंड एसेट्स है, ये एक्विजिशन डेट पे आउटपुट जनरेट नहीं करके दे रहे। ये एक्विजिशन डेट पे आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रहे एक्विजिशन डेट पे, और ये पॉइंट ऐसा है कि ये आउटपुट जनरेट करके दे रहे एट द एक्विजिशन डेट पे। तो ऐसा दोनों सिनेरियो हो सकता है। मतलब मुझे दो अलग अलग सिचुएशंस पे एवेल्युएट करना पड़ेगा कि प्रोसेस जो है वो सब्सटेंटिव है या नहीं। पहला, मैंने आपका बिजनेस एक्वायर किया है, मैंने आपका इनपुट भी एक्वायर किया, मैंने आपका प्रोसेस भी एक्वायर किया, लेकिन जिस एक्विजिशन डेट पे मैंने आपका इनपुट और प्रोसेस एक्वायर किया, उस एक्विजिशन डेट तक आउटपुट जनरेट नहीं हो रहे।
उस एक्विजिशन डेट तक आउटपुट जनरेट नहीं हो रहे, जो कि पहला केस है। तो इस केस में हमें क्या चेक करना पड़ेगा? दूसरा केस, मैंने आपका इनपुट एक्वायर किया, मैंने आपका प्रोसेस एक्वायर किया और एक्विजिशन डेट पे उस दिन आउटपुट जनरेट हो पा रहे हैं, वो हो रहे उस दिन एक्विजिशन डेट पे। तो उस पे हम क्या क्या क्राइटेरिया चेक करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप देखो, यहां पर सबसे पहले आप ये चेक करोगे, सबसे पहले तो यहां पर आपको पता चला कि एक्विजिशन डेट पे आउटपुट है ही नहीं। एक्विजिशन डेट पे अगर आउटपुट नहीं है तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फ्यूचर में आउटपुट जनरेट करने लायक है या नहीं है, क्या इसका एबिलिटी है या नहीं आउटपुट जनरेट करने का। और इस एबिलिटी के साथ साथ इन्होंने एक वर्ड यूज किया, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आप कोई भी थ्योरी वगैरह उठा के प्रूव करने की कोशिश करोगे, नहीं चलेगा। आपके पास रेलेवेंट फैक्ट्स होने पड़ेंगे, एविडेंसेस होने पड़ेंगे, जहां पर आप लॉजिकली सोच पा रहे हो कि लॉजिकली इट इज पॉसिबल कि हाँ आउटपुट जनरेट होगा। मतलब क्रिटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इट इज क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू डेवलप और कन्वर्ट एन एक्वायर्ड इनपुट और इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। मतलब यहां पर यह है, क्रिटिकल का मतलब यह कि हम अननेसेसरी कोई भी थ्योरी उठा के हम ये नहीं कह देंगे नहीं 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 ये थ्योरी है, देख लो हमारा आउटपुट आएगा फ्यूचर में। नहीं नहीं, आपको रेलेवेंट फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, कुछ कुछ एविडेंस भी आपके पास होना पड़ेगा, जहां पर लॉजिकली ये लग रहा है, लॉजिकली मतलब क्रिटिकल थिंकर है वो लॉजिकली सोच पा रहा है कि हाँ चांसेस पूरा है कि आउटपुट जनरेट होगा फ्यूचर में। आज नहीं हो रहा है पर फ्यूचर में आउटपुट ये जनरेट होगा। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया होना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे वो प्रोसेस सब्सटेंटिव है। लेकिन सोचो ना, अगर आपको लग ही नहीं रहा, सिर्फ थ्योरी व्योरी में आप बता रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा है कि आउटपुट फ्यूचर में जनरेट होगा। जैसे मान लो किसी ने थ्योरी बना दिया कि हम सूरज के पास जाएंगे और हम जा पाएंगे, एक थ्योरी बना दिया, थोड़े ना, अरे कुछ फैक्ट्स बता, कुछ एविडेंस बता, कुछ लॉजिक बता कि तू सूरज के पास कैसे पहुंचेगा, इतना आग का गोला है कैसे पहुंचेगा, जल जाएगा, यही जल जाते हम, तो वहां तू कैसे पहुंचेगा। तो आपको कुछ एविडेंस बताने पड़ेंगे, कुछ लॉजिक होना पड़ेगा उस चीज के पीछे। अननेसेसरीली कोई भी थ्योरी प्रेजेंट कर दोगे तो नहीं चलेगा। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी है, टाइम मशीन बन जाएगा, वो बन जाएगा, बहुत सारी थ्योरी, तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, यहां पर लॉजिक होना पड़ेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक्विजिशन डेट पे आउटपुट नहीं है तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना पड़ेगा कि क्या इसका एबिलिटी है क्या कि ये फ्यूचर में आउटपुट जनरेट कर पाएगा। और वो एबिलिटी होना चाहिए क्रिटिकल एबिलिटी, मतलब लॉजिक के हिसाब से सोच रहे हैं, ना कि थ्योरी के हिसाब से सोच रहे हैं। और दूसरे वाले में तो ऑलरेडी आउटपुट है, दूसरे वाले में तो एक्विजिशन डेट पे ऑलरेडी आउटपुट है। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि अच्छा एक्विजिशन डेट पे तो आउटपुट है, क्या इसका कंटिन्यूटी का पूरा चांस है, क्या पूरा क्रिटिकल टू द एबिलिटी है कि ये फ्यूचर में भी कंटिन्यूअसली आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, नहीं देगा। क्या पता ऐसा हो रहा है कि आज आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, फ्यूचर में नहीं दे पाएगा। तो मतलब यहां पर क्या, इट इज क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू कंटिन्यू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट एंड द इनपुट्स। हाँ चलो वो आगे पढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यू यहां पर एक वर्ड आ गया, मतलब दोनों का मैं सिमिलरिटी समझा रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन करा रहा हूं, डिफरेंस समझा रहा हूं। देखो पहले वाले में आउटपुट नहीं था तो हमने बोला कि क्या क्रिटिकल है कि एबिलिटी है कि आउटपुट जनरेट होगा फ्यूचर में, और क्रिटिकल मतलब लॉजिक वगैरह देखेंगे, थ्योरी नहीं देखेंगे। दूसरे वाले में आउटपुट ऑलरेडी है, आउटपुट अगर ऑलरेडी है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या फ्यूचर में भी कंटिन्यूअसली आपको आउटपुट देगा, क्योंकि आउटपुट तो है ना आज भी, तो ये कंटिन्यूअसली बस दे, बस बात इतना ही हमारे साथ है ना, बस बात इतना। मतलब सिंपल सी बात है, आपका दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको धोखा अभी तक नहीं दिया, और एक फ्रेंड है जो आपको धोखा दे चुका है, तो जो धोखा दे चुका है उससे मैं क्या कहूंगा, तो भाई कल से तू धोखा मत दियो, ठीक है। और जो धोखा अभी तक नहीं दिया, मैं उससे क्या कहूंगा, भाई तू कंटिन्यूअसली ऐसे रही हो, कंटिन्यूअसली धोखा मत दियो। तो ये दोनों चीज यहां पर है जो हमने समझाया। अब इसके बाद मेरा बात ध्यान से सुनो, पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में मैं आपका इनपुट ले रहा हूं, मैं आपका प्रोसेस भी ले रहा हूं, मैं आपका इनपुट ले रहा हूं, मैं आपका प्रोसेस भी ले रहा हूं, पर एक्विजिशन डेट पे आउटपुट नहीं है, पर एक्विजिशन डेट पे आउटपुट नहीं है। मतलब यहां पर एक्विजिशन डेट पे आउटपुट नहीं, तो मतलब कोई ना कोई चीज का तो कमी है, तभी तो आउटपुट नहीं है। किसी ना किसी चीज का तो कमी है तभी तो आउटपुट नहीं है। अगर किसी भी चीज का कमी नहीं होता तब तो आउटपुट होता ही ना। मतलब कोई ना कोई रिसोर्सेस का यहां पर कमी है या नहीं, अब ये बताओ मुझे, यहां पर कोई ना कोई रिसोर्सेस का कमी है। इसलिए यहां पर आगे क्या बोला गया, पॉइंट नंबर बी में ये बोला गया कि सबसे पहला बात कि ऑर्गेनाइज एक वर्कफोर्स होना चाहिए जो इनपुट और प्रोसेस को मिला के एक आउटपुट निकालेंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होना चाहिए, ये तो जरूरी है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाऊंगा, तो मेरा एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होना चाहिए, तभी तो बिजनेस माना जाएगा। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होना चाहिए, पर वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के साथ साथ कोई एक एक्स्ट्रा रिसोर्स भी होना चाहिए, जो रिसोर्स का कमी है, जिस रिसोर्स का कमी है, क्योंकि ये अभी तक ये आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रहा, अभी तक ये आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे पा रहा, इसके पास तो इनपुट भी था एक्विजिशन डेट पे, इसके पास तो प्रोसेस भी था एक्विजिशन डेट में, पर फिर भी ये आउटपुट नहीं दे रहा।
तो मतलब इसका कोई ना कोई इनपुट का तो कमी है। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, वो इनपुट कोई अदर कोई टेंजिबल एसेट्स हो सकता है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो सकता है वो इनपुट, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है आपका, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी मान लो हमें कोई लाइसेंस की जरूरत है, हमें कोई ट्रेडमार्क की जरूरत है, हमें कोई कॉपीराइट की जरूरत है, मतलब कुछ ना कुछ इनपुट का तो कमी है, तभी तो ये अभी तक आउटपुट में जनरेट नहीं हो पाया। इसलिए यहां पर क्या कहा गया कि जो आपने इनपुट एक्वायर किया है वो इंक्लूड करना चाहिए एक तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, वो ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स के पास क्या होना चाहिए, नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट वगैरह सारा चीज होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ एक और चीज होना चाहिए, अदर इनपुट्स होना चाहिए, अदर इनपुट्स, ये आप समझना ध्यान से। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अदर इनपुट्स होना चाहिए, ध्यान से समझो आप। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, एक अदर इनपुट चाहिए। मतलब क्यों क्यों अदर इनपुट चाहिए, क्योंकि अभी तक ये आउटपुट हमें नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, मतलब इसमें कोई ना कोई कमी है। तो वो जो कमी है, जिस इनपुट का कमी है, वो इनपुट लेके आओ, वो इनपुट होना पड़ेगा, है ना। जिस चीज का कमी, अगर वो कमी ही पूरा नहीं करोगे तो फ्यूचर में आउटपुट कैसे निकालोगे। लेकिन यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आप समझो, यहां पर तो ऑलरेडी आउटपुट आ रहे हैं ना, तो यहां पर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होने से चल जाएगा, अदर इनपुट की नेसेसरी नहीं है। अदर इनपुट्स यहां पर नॉट नेसेसरी, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। पता है क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आउटपुट ये जनरेट कर पा रहा है, पर ये तो आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है ना, इसलिए इसको अदर इनपुट का नीड है। हमने ये समझा यहां पर। तो अगर मैं अभी इतना कहीं अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, और मैंने आपको समझाया था अदर इनपुट मतलब क्या, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकता है ना, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, ये अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी जो भी कोई एसेट्स, अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज में सारी चीजें आ जाते हैं जो मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज में। जैसे आप देखो कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसके अंदर एग्जांपल क्या, नॉन करंट एसेट्स भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, यानी कोई भी टाइप का एसेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई भी टाइप का रिसोर्सेज आपका, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझा, अब देखो रिसोर्सेस और इकोनॉमिक रिसोर्सेस में फर्क क्या होता है, वो फाइनेंशियल वाला चीज आता है। जैसे हमें हवा पानी भी चाहिए क्या पता, पर वो इकोनॉमिक नहीं है, वो फ्री में मिलते हैं। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस आपको चेक करना चाहिए। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जितना मैंने आपको समझाया उसका मैं कंक्लूजन आपको बताता हूं। यहां पर जो भी मैंने आपको समझाया अभी तक, यहां पर देखो मैंने आपको समझाया कि सब्सटेंटिव प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, इनपुट प्लस प्रोसेस तो चाहिए, इनपुट प्लस प्रोसेस तो चाहिए। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, हम अगर सब्सटेंटिव प्रोसेस को एवेलुएट करेंगे, हमें चेक करना है कि एक्विजिशन डेट पे आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, मतलब नो आउटपुट एट एक्विजिशन डेट। अगर आउटपुट नहीं है एक्विजिशन डेट पे तो क्या होगा, और यहां पर हम लिखेंगे आउटपुट है एट एक्विजिशन डेट। तो यहां पर हमें क्या चेक करना है, यहां पर हम चेक करेंगे सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल टू द एबिलिटी, है ना, टू जनरेट आउटपुट्स इन फ्यूचर में इसका एबिलिटी है, क्रिटिकल मतलब लॉजिकली, ये थ्योरी वगैरह नहीं देखेंगे, लॉजिकली ये पॉसिबल है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू कंटिन्यू आएगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आउटपुट जनरेट करके दे रहा है ना, टू कंटिन्यू जनरेटिंग आउटपुट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रहा है। फिर दूसरा पॉइंट में यहां पर आउटपुट अभी तक जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है एक्विजिशन डेट पे, तो मतलब किसी ना किसी चीज का कमी है। तो यहां पर क्या चाहिए हमें, एक तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स होना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कौन सा, जिसके पास नेसेसरी स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, ये सारा चीज होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। एंड इसके साथ हमें क्या चाहिए, अदर इनपुट्स भी चाहिएगा, अदर इनपुट्स यहां पर हमें चाहिएगा, क्योंकि इनका आउटपुट नहीं निकल पा रहा अभी तक, मतलब किसी ना किसी चीज का कमी है। और यहां पर अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 में, यहां पर हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स तो चाहिए, यहां पर हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स तो चाहिए, एंड अदर इनपुट्स नहीं चाहिए, एंड अदर इनपुट्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका आउटपुट निकल रहा है एक्विजिशन डेट पे, तो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा, तो इसके पास तो कोई कमी नहीं है ना, आउटपुट तो निकाल के दे रहा है ये। तो यहां पर अदर इनपुट्स की जरूरत नहीं है, पर ये आउटपुट निकाल के नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पर अदर इनपुट्स का नेसेसिटी है। तो अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे क्या, सब्सटेंटिव प्रोसेस।
अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम कहेंगे सब्सटेंटिव प्रोसेस, और यहां पर भी अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसेस। इन दोनों को हम सब्सटेंटिव प्रोसेस कहेंगे। मतलब आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या जिस दिन मैं बिजनेस को एक्वायर कर रहा हूं क्या उस दिन आउटपुट है या नहीं है। अगर उस दिन आउटपुट नहीं है तो मुझे अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, मुझे अदर इनपुट भी चाहिए। और अगर मान लो एक्विजिशन रेट पे आउटपुट है तो मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स और क्रिटिकल एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स मिलने से हो जाएगा, मुझे अदर इनपुट की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये आउटपुट जनरेट करके दे रहा है एक्विजिशन रेट पे, ये हमने देखा। अब साथ में मैं बता रहा हूं यहां पर तो बस इतना ही, जहां पर अगर आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है तो यही चाहिएगा, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं, ये दो सारे चीज होने पड़ेंगे। पर यहां पर और फर्दर आपको कहा गया कि और फर्दर कुछ कुछ सिचुएशन में भी हम मान लेंगे वो सब्सटेंटिव प्रोसेस है। वो हम कब मान लेंगे, जब मान लो कि यहां पर हाँ क्रिटिकल भी नहीं, हाँ लग रहा है हमें कि एबिलिटी है, सफिशिएंट एबिलिटी है टू जनरेट आउटपुट्स, टू कंटिन्यू जनरेटिंग आउटपुट्स, क्योंकि ये तो जनरेट कर ही रहे हैं ना, तो कंटिन्यू होगा आपका, सफिशिएंट एबिलिटी है टू कंटिन्यू जनरेटिंग आउटपुट्स, ठीक है। और साथ में प्लस प्लस जो हम है ना प्रोसेस जो हम लगा रहे हैं वो प्रोसेस है ना, वो क्या है, प्रोसेस इज स्कार्स है या यूनिक है। बोला स्कार्स प्रोसेस है, यूनिक प्रोसेस है, हर किसी के पास होता ही नहीं है प्रोसेस। तो बोला जब कभी भी जो हम प्रोसेस एक्वायर्ड प्रोसेस जो हम खरीद रहे हैं वो बहुत स्कार्स है, जो मैं आपसे प्रोसेस खरीद रहा हूं एक्वायर कर रहा हूं इनपुट के साथ, वो बहुत ही स्कार्स है, बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही यूनिक है। तो बोला अगर ऐसा सिचुएशन है तो चलो ठीक है, स्कार्स और यूनिक है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से भी चल जाएगा। अदर इनपुट तो यहां पर चाहिए नहीं, यहां पर तो क्या चाहिए था, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए था ना, तो यहां पर ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप समझो मेरी बात, यहां पर मैं आपको ये समझा के भेजूंगा, आज बिना समझाए नहीं भेजूंगा। सबसे पहला बात, अगर आपका आउटपुट नहीं है तब तो ये दोनों चीज होना पड़ेगा, तब भी हम मानेंगे सब्सटेंटिव प्रोसेस है। मतलब अगर आपका प्रोसेस का अर्थ है नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि आउटपुट ही नहीं, तो फिर क्यों हम फर्क पड़े, क्यों आपको इतना इंपॉर्टेंस है, आपका तो आउटपुट ही नहीं एक्विजिशन डेट पे, आपका यूनिक हो, इसका अर्थ काहे का यूनिक यार, तेरा तो एक्विजिशन डेट पे आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, तो यूनिक की तो बात ही मत कर, यूनिक और स्कार्स की तो बात ही मत कर यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर तो कोई बात ही नहीं होगी, यहां पर पहले वाले में यहां पर यूनिक स्कार्स की तो बात ही नहीं होगी, यूनिक स्कार्स की बात ही नहीं होगी। बात सिर्फ कहां होगी, यहां पर बात होगी, दूसरे वाले में। क्यों दूसरे वाले में बात हो रही पता है, क्योंकि दूसरे वाले में एक्विजिशन डेट पे आउटपुट है, तो उसको थोड़ा तो एडवांटेज दो भाई, थोड़ा तो इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि इसका क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया, एक सेकंड रुको, हाँ आ जाओ। तो यहां पर आप देखो, यहां पर जैसे मैंने कहा इसका आउटपुट है, तो यहां पर हमने देखा था सबसे पहला पॉइंट में, तो चलो अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है और क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स है, तो अदर इनपुट्स की जरूरत नहीं है यहां पर, है ना, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक्विजिशन रेट पे आउटपुट है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, देखो पॉइंट नंबर भी एक और है, अगर ये कंटिन्यू प्रोड्यूस करेगा आउटपुट जिसका सिग्निफिकेंट एबिलिटी है, सिग्निफिकेंटली यानी सफिशिएंट एबिलिटी है कि ये प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यू प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, और साथ में ये यूनिक है और स्कार्स है, तो ऐसा सिचुएशन में ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से भी चलेगा, से भी चलेगा। अब देख सकते हो पॉइंट नंबर ए में यहां पर हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हमें चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए था, है ना, लेकिन अदर इनपुट्स नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी आउटपुट जनरेट कर रहा है एक्विजिशन रेट पे। लेकिन यहां पर पॉइंट नंबर बी में जबकि ये यूनिक है, जबकि ये यूनिक और या फिर स्कार्स है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से भी चलेगा, इसका क्राइटेरिया नहीं दिया। और दूसरा, मान लो जो आपका प्रोसेस है वो बिना ह्यूज कॉस्ट या ह्यूज एफर्ट लगाए बगैर आपका ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता आउटपुट, मतलब जो आपका है ना यहाँ पर ये डिले जो आपका कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग आउटपुट, इसमें अच्छा खासा एफर्ट लगाया बगैर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी बोला गया चलो ठीक है, अच्छा खासा एफर्ट जब तक आप लगाओगे नहीं, अच्छा खासा खर्चा नहीं करोगे, तब तक आपका आउटपुट ही नहीं आएगा, तो फिर ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स का तो कोई काम ही नहीं है। तो बोले यहां पर भी क्या, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से चलेगा, ठीक है, दोनों जगह पे ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से चलेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं मानता हूं मैंने आपको लिमिटेड लॉजिक दिया, आई एग्री, मैंने आपको लिमिटेड लॉजिक दिया, क्योंकि ठीक है कहीं हर जगह पे लॉजिक हमारा बैठता नहीं है, पर समझ में तो इतना आ गया आपको कि अब एग्जाम में आराम से हैंडल कर लोगे,
ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड दिया, मैं एग्री करता हूँ, बाकी जगह में मैंने ज्यादा आपको नॉलेज दिया, पर यहाँ पर मैंने आपको लिमिटेड नॉलेज दिया क्योंकि मेरा भी कुछ कुछ लिमिटेशन है, आप समझो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते, इसको छोड़ते, इसको हटाते, फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते। अगर इनपुट और प्रोसेस लिया जा रहा है, वो प्रोसेस सब्सटेंटिव है या नहीं चेक करने के लिए आंखें बंद करो और सोचो। सबसे पहले देखेंगे एक्विजिशन डेट पे आउटपुट है या नहीं। अगर एक्विजिशन डेट पे आउटपुट नहीं है तो क्या क्या चाहिए? क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स, ये तो चाहिए, और साथ में ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स भी चाहिएगा, और साथ में अदर इनपुट्स भी चाहिए, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई कमी खल रहा है, तभी तो इसका एक्विजिशन डेट पे आउटपुट नहीं है। तो ये तीन चीजें हमने, क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, एंड तीसरा अदर इनपुट। अदर इनपुट कुछ भी हो सकता है, आपका एसेट्स, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है आपका। ये तीनों चीज का दरकार पड़ेगा। और अगर मान लो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, अगर आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है एक्विजिशन डेट पे, तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्रिटिकल टू द एबिलिटी टू कंटिन्यू होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जनरेट हो रहा आउटपुट, टू कंटिन्यू जनरेटिंग आउटपुट, ये होना पड़ेगा। और दूसरा होना पड़ेगा ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। तीसरा अदर इनपुट का दरकार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसका कोई कमी नहीं है, इसलिए अदर इनपुट का नेसेसरी नहीं है यहाँ पर। और दूसरा एक और पॉइंट है जहां पर कहा गया कि अगर मान लो आपका एक्वायर्ड जो प्रोसेस आपने एक्वायर किया, अगर वो यूनिक है, अगर वो स्कार्स है, और या फिर मान लो आपका यूनिक या फिर स्कार्स है, तो ऐसा सिचुएशन में हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स नहीं होने से भी चलेगा। अगर वो यूनिक है या फिर स्कार्स है, और या फिर मान लो वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट के साथ या सिग्निफिकेंट एफर्ट के साथ वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जो आपका ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, जो आपका एक्वायर्ड प्रोसेस है, वो आपका रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसा सिचुएशन में भी हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर आप देखोगे कि पहले वाले पॉइंट में तो हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए, पर यहां पर हमें ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है। तो ये सारा चीज अगर आप समझ जाओगे तो अल्टीमेटली आपका सब्सटेंटिव प्रोसेस हो गया। तो आप बताओ कि हर जगह में ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स? हाँ, हर जगह में ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, एक्सेप्ट दो जगह पे, जहां पर आपका प्रोसेस जो वो यूनिक या स्कार्स है, और या फिर मान लो वो रिप्लेस नहीं हो सकता विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट या एफर्ट, तो वहां पर ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स की जरूरत नहीं। अदरवाइज हर जगह ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स की जरूरत है। अदर इनपुट की जरूरत कहां पर है? जहां पर एक्विजिशन डेट पे आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा। बस इतना सारा चीज ध्यान रखोगे तो बात खत्म है ना। तो चलिए ये हमने समझ लिया। तो यहां पर मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में मैंने कोशिश किया कि मैं आपको पूरा समझा सकूं। अब हम पहुंचेंगे, अब हम करेंगे बहुत ही अच्छा चीज, दैट इज कंसंट्रेशन टेस्ट हम करेंगे, और इसको मैं सीधा समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए सारा चीज। बाकी मैं आपको हल्का सा हिंट भी दूंगा, ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल चीज है ये आपका पूरा क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए हम आते हैं, प्रोसीड करते कंसंट्रेशन टेस्ट पे। ये एग्जाम के लिए, तो यहां पर कंसंट्रेशन टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेना, जो इंड एस 103 का गाइडेंस है वो ये कहता है कि ये जो टेस्ट है ये आपके लिए ऑप्शनल है। मतलब ये टेस्ट आप करना चाहो तो आप करो, आप नहीं करना चाहो तो मत करो। मतलब आप चाहते हो तो जो डिटेल्ड एनालिसिस किया था ना हमने, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, फिर हमने देखा था सब्सटेंटिव प्रोसेस, उसके बेसिस में हम जो डिटरमाइन कर रहे थे कि बिजनेस है या नहीं है, आप वही करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर एंटिटी ये चाहता है कि वो डिटरमाइन करना चाहता है थ्रू कंसंट्रेशन टेस्ट कि वो बिजनेस नहीं है, तो बात अलग है, वो कंसंट्रेशन टेस्ट कर सकता। मतलब ये ध्यान रहे, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। और आपको मैं समझा दूं, ये कंसंट्रेशन टेस्ट जो है ना, ये हम इसलिए डिटरमाइन नहीं करते कि हम ये जाने कि ये बिजनेस है कि नहीं है, हम ये इसलिए डिटरमाइन करते ताकि हम ये कंफर्म हो जाए कि ये बिजनेस नहीं है। मतलब कंसंट्रेशन टेस्ट आपको सिर्फ यही कंक्लूजन देगा कि ये बिजनेस नहीं है। मतलब अगर टेस्ट मेट हो रहा है, जो भी कंसंट्रेशन का टेस्ट करेंगे, अगर हमें दिख रहा है कि हाँ कंसंट्रेशन टेस्ट मीट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस नहीं है। समझ में? हम ये कह देंगे बिजनेस नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन टेस्ट मीट नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि ये बिजनेस है। तो मतलब मुझे आपको ये कहना है कि सपोज कंसंट्रेशन टेस्ट मीट हो गया, तो हम इससे कंफर्म हो जाएंगे कि ये एसेट एक्विजिशन का केस है। ठीक है, हम कंफर्म हो जाएंगे। तो आप तो ये कहोगे ना, अच्छा मतलब अगर नॉट मेट, अगर कंसंट्रेशन टेस्ट मीट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है। नहीं, गलत, आप ये नहीं कह सकते। तो वैसा सिचुएशन में आपको फिर से पूरा प्रॉपर एवैल्यूएशन करना पड़ेगा जो हमने ऊपर किया था। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए टेस्ट किया जाता है जो कि आपको ये बता सकता है कि ये बिजनेस नहीं है, पर इसका मतलब ये कभी भी कंसंट्रेशन टेस्ट आपको कभी भी नहीं बताता कि ये बिजनेस है। बिजनेस होने के लिए ऊपर का जो सारा क्राइटेरिया, वो सारा चीज आपको चेक करना पड़ेगा। तो कितने बार ऐसा होता है ना कि हमें लग रहा है नहीं बिजनेस तो है नहीं, एसेट एक्विजिशन है, तो चलो ठीक है कंसंट्रेशन टेस्ट करके देख लेते हैं। कंसंट्रेशन टेस्ट में पता चल गया हाँ हाँ ये एसेट एक्विजिशन है, हाँ ठीक है एसेट एक्विजिशन समझ के कर लो। पर कंसंट्रेशन टेस्ट कभी भी नहीं आपको कंफर्म करेगा कि ये बिजनेस है, ये आपको ध्यान में रखना। मतलब कंसंट्रेशन टेस्ट
नेवर रिवील्स या फिर नेवर कंक्लूड्स डेट एक्विजिशन इज ए बिजनेस, ये कभी भी नहीं बताएगा आपको। बताएगा तो इतना बताएगा कि हाँ ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये एसेट एक्विजिशन, इतना बता सकता है। तो यहां पर देखो, अगर टेस्ट मीट हो गया, अगर टेस्ट मीट हो गया तो बोलेंगे बिजनेस नहीं है, ये क्या है, ये एसेट एक्विजिशन है। अगर टेस्ट मीट हो गया तो हम ये कह देंगे। लेकिन अगर टेस्ट मीट नहीं होता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस है। हमें पूरा एवोल्यूशन करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, वो सारा चीज देखना पड़ेगा। तो अब ये हमने समझा। तो अभी हम कंसंट्रेशन टेस्ट कैसे करेंगे, हल्का सा जो थ्योरी है वो पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल की तरफ लेके जाऊं। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी का ओवरव्यू दूंगा। इससे ज्यादा बेटर होगा, आपको समझने के लिए ज्यादा आसान होगा। तो चलिए ना, आ जाते हैं इस पे। एग्जाम्पल 1 पे ऑन कंसंट्रेशन टेस्ट, ध्यान से सुनना। एंटिटी ए होल्ड्स 20% इंटरेस्ट इन एंटिटी बी। एंटिटी ए कितना होल्ड कर रहा है, 20% इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है एंटिटी बी में। सब्सिक्वेंटली एंटिटी ए ने फर्दर एक्वायर कर लिया 50%, यानी पहले से एंटिटी ए 20% होल्ड कर रहा था, अब वापस से एंटिटी जो ए है वो 50% एक्वायर कर ले रहा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इंडेक्स 103 का जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो मैंने आपको स्टेप एक्विजिशन समझाया था, स्टेप एक्विजिशन का एक क्वेश्चन भी था, शायद क्वेश्चन नंबर 10 के आसपास ही था, जो मैंने स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन समझाया था, जिसमें ओसीआई भी था, आपको याद आया होगा। वो क्वेश्चन करने के बाद ही अब ये कंसेप्ट करो, ये कंसेप्ट को समझो, ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ऊपर वाला डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आप पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेंट्रेशन टेस्ट वाला बेटर वही रहेगा जब आप स्टेप एक्विजिशन समझने के बाद आप करो। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि एंटिटी ए का पहले से 20% इंटरेस्ट था, 20% शेयर्स था बी में, फिर एंटिटी ए ने और 50% शेयर्स खरीद लिया बी में। तो एंटिटी ए का टोटल कितना हो गया, 70% हो गया। एंटिटी ए का 70% हो गया, यानी अदर्स को हम क्या कहेंगे ना, एनसीआई। मान लेते हैं 50% से ज्यादा पे कंट्रोल आ जाता है, मतलब एनसीआई बचा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाहर वाले 30% है, ये हमें पता चला, है ना। चलिए ये सारा चीज मिटा देता हूं, काम नहीं है। फिर आगे देखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज एज्यूम आर एज फॉलोस। तो आपने क्या क्या लिया, देखो बिल्डिंग आपको मिला 1000 करोड़ का बिल्डिंग मिला आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको 200 करोड़ का मिला। लाइबिलिटीज भी आपने एज्यूम किया, लाइबिलिटीज आपका आया सर पे बाहर आया 800 करोड़ का, लाइबिलिटीज आपके सर पे बाहर आया, और 150 करोड़ का डीटीएल भी आपके सर पे बाहर आया। तो ये दोनों लाइबिलिटी ही है, ये दोनों क्या लाइबिलिटी, यानी कुल मिला के लाइबिलिटी आपके सर पे कितने का आ गया, 950 का आपके सर पे लाइबिलिटी आ गया। आपको ये समझना है। आगे देखो, फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी इज रुपीज 400 करोड़ एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज रुपीज 120 करोड़, ये हमें दिया हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए इज प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट इज रुपीज 80 करोड़। तो यहां पर हमें क्या कहा गया, हमें यह कहा गया है कि पूरा एंटायर 100% जो एंटिटी बी है इसका फेयर वैल्यू है 400 करोड़। तो मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी अगर है 400 करोड़, तो ऑब्वियस सी बात है एनसीआई का हिस्सा कितना है इस पे, 30% है ना। एनसीआई का हिस्सा 30% है, तो एनसीआई के लिए कितना होगा, 120 करोड़। एनसीआई का हिस्सा इतना ही होगा, तो वही तो यहां पर लिखा हुआ है, एनसीआई का हिस्सा कितना लिया हुआ है, 120 करोड़ है। फिर आगे क्या बोला, जो एंटिटी ए का प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट है उसका फेयर वैल्यू कितना, 80 करोड़। ये भी कैसे मैं बता देता हूं, देखो यहां पर पहले से ऑलरेडी 20% ये होल्ड करता था, प्रीवियसली हेल्ड करता था, है ना, एंटिटी ए, और एंटिटी ए ने फिर से करंटली 50% बाई किया, 50% रिसेंट परचेज, अभी इसने 50% बाई किया। तो जो इसने 20% पहले से खरीद रखा हुआ था उसका आज के डेट का फेयर वैल्यू कितना है, 80 करोड़। और ये भी कैसा है, सिंपल, 400 करोड़ का 20%, 80 करोड़, क्योंकि 20% ही तो है यहां पर। अब देखो ये 50% तो इसने परचेज किया, तो हमें तो देखना पड़ेगा इसको परचेज करने के लिए इसने पैसा कितना दिया, क्योंकि ध्यान देना जब कभी हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं ना तो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि 400 करोड़ का 50% तो 200 करोड़ होता है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इसका फेयर वैल्यू तो 200 करोड़ होगा, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि एंटिटी ए ने अभी कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया।
तो इसे कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ता है, जो मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में समझाया। इसलिए थोड़ा लास्ट में ही आप ये करना, मैं इसलिए आपको राय दे रहा हूं, एडवाइस करो अभी इसे लास्ट में करना, जब आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बार का कर लिया हो फिर ये कंसंट्रेशन टेस्ट करो, आपके लिए ज्यादा ईजी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाँ कहां गया 300, यहां पर देखो, एंटिटी ए ने फर्दर एक्वायर किया 50% शेयर्स इन एंटिटी बी बाय रुपीज 300 करोड़, 300 करोड़ का पेमेंट किया। मतलब आप बोलोगे 200 करोड़ होना चाहिए, पर इसने एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दिया, तो इसने अल्टीमेटली पेमेंट कितना किया, 300 करोड़ का पेमेंट किया। तो देखा जाए तो ओवरऑल इसका फंड्स, ठीक है, इन्वेस्ट हुआ है इन एंटिटी बी, इसका कितना हुआ है, पहले से 80 करोड़ लगा हुआ है। ऑब्वियस बात, आज का डेट का वैल्यू देखेंगे क्योंकि ये चाहे तो आज इतने में बेच सकता है ना, ये 80 करोड़ लगा हुआ है और इसने 300 करोड़ देखिए और 50% ले लिया, यानी 380 करोड़ इसका लगा हुआ है। और इस पे इसका कितना स्टेक है, 70% इंटरेस्ट है इसका, 70% इंटरेस्ट है इसका, और इसका 380 करोड़ लगा हुआ है, ये हमें पता चला। तो यहां पर हमें ये पता चला कि 380 करोड़ तो एंटिटी ए का लगा हुआ है टोटल, है ना, और 120 करोड़ एनसीआई का लगा हुआ है। हालांकि यहां पर ये आपको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां पर एंटिटी ए ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने के लिए एक्स्ट्रा से इसने क्या दिया, प्रीमियम दिया, इसलिए इसका ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसने 200 की जगह पे 300 दिया इसने। समझ में आया आपको, क्योंकि ये कंट्रोल ले रहा है अपने हाथ में। तो यानी इसका 380 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है और 120 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है एनसीआई का। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटिटी बी में ए का पैसा फंसा हुआ है 380 करोड़ का और एनसीआई का पैसा फंसा हुआ है 120 करोड़ का, है ना, पैसा लगा हुआ है, दोनों का पैसा लगा हुआ है इतना इतना का। ये एंटिटी ए का है, उधर एनसीआई का हो गया, इसका 70% है, इसका 30% है, तो टोटल कितना हो गया, 500 करोड़ का पैसा लगा हुआ है यहां पर एंटिटी बी में। एंटिटी ए और एनसीआई दोनों मिला के 500 करोड़ का पैसा लगा हुआ है। आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंटिटी ए नीड्स टू डिटरमाइन वेदर एक्विजिशन इज एन एसेट एक्विजिशन एज पर कंसेंट्रेशन टेस्ट, आपको डिटरमाइन करना है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है एक बार के लिए देखा जाए तो। हम अभी नीचे बात करेंगे, हम आंसर सोचेंगे कि क्या करना है। तो यहां पर बेसिकली कंसेंट्रेशन टेस्ट में आप करते क्या हो, आपको ये नहीं पता अभी तक, आपको तो पहले ये सोचना है। हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो भी हमने टोटल कंसिडरेशन दिया है वो कंसिडरेशन हमने एक सिंगल एसेट को खरीदने के लिए दिया हो। मतलब ओवरऑल जो मैंने पैसा दिया है बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं जो पैसा मैंने दिया है ओवरऑल सारा मिला ले, वो पैसा जो मैंने दिया है वो पैसा मैंने अल्टीमेटली एक सिंगल एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा दिया है। अगर ऐसा हुआ हो तब तो सिंपल सा बात है, पूरा का पूरा पैसा उस एसेट को खरीदने में लगा है। तो ऐसा सिचुएशन में तो डेफिनेट सी बात है वो एसेट एक्विजिशन है, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता। तो वही हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या हमने जो पैसा दिया है वो सारा पैसा क्या हमने सिंगल एसेट को खरीदने के लिए दिया है। तो हम ये चेक करेंगे कि हमने पैसा कितना दिया। तो यहां पर हमें पता चला कि एंटिटी बी ने देखा जाए तो टोटल पैसा दिया 380 करोड़ रुपीस और एनसीआई ने भी पैसा दिया 120। ध्यान है एनसीआई को भी हम लेंगे क्योंकि हम क्यूमुलेटिवली देखेंगे सारा मिला के कितना पैसा दिया हमने। तो एंटिटी ए ने मैंने पैसा दिया 380 करोड़ रुपीस टोटल, क्योंकि पहले का मेरे जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था उसका वैल्यू था 80 करोड़ और रिसेंटली मैंने पैसा दिया 300 करोड़, ये मैंने पैसा दिया। और एनसीआई वालों ने पैसा दिया 120 करोड़ का, इतना पैसा दिया, हमने इतना पैसा दिया। अब मेरा बात समझो, हमने अगर इतना पैसा दिया भी है तो जब हम बिजनेस एक्वायर करेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा भी, तो क्योंकि जब उनका बिजनेस आएगा तो उनके बिजनेस के सारे बैंक बैलेंस सारे एसेट हमारे पास आएंगे। तो ये तो लिक्विड फंड है, तो 200 करोड़ हमारे पास आ भी तो जाएगा। तो हम ये कहेंगे, ठीक है, हिंदी में लिखता हूं एक बार में, पैसा लगाया ए और एनसीए दोनों ने मिलकर पैसा लगाया कितना, 500 करोड़ का पैसा लगाया, ये समझो आप। लेकिन पैसा आया भी कितना, पैसा आया भी ना, जब आपने बिजनेस एक्वायर किया कितना आया, 200 करोड़ का पैसा आ भी तो गया आपके पास। तो लगाया इतना जिसमें से 200 करोड़ का पैसा आ भी तो गया। तो देखा जाए तो नेट पे पैसा हमने 500 करोड़ नहीं लगाया, 500 करोड़ लगाया, पर जब बिजनेस आपका आएगा तो उसमें कैश आया भी तो है, तो 200 करोड़ लौट के आ गया ना। तो देखा जाए तो हमने पैसा कितना लगाया, 300 करोड़ हमने पैसा लगाया अभी तक, ये हमने लगाया। अब दूसरा चीज एक और है, अगर मान लो यहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट होता, अगर मान लो यहां पर क्या होता, डेफर्ड टैक्स एसेट होता, तो उसका भी हम कहानी कुछ चेक करते, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो देखा जाए तो कहीं से कैश आया है,
कैश फ्लोस आया है ना कहीं से, क्योंकि आज नहीं है तो क्या वकल आएगा। जैसे कि मान लो मैंने आपका बिजनेस को एक्वायर किया, तो आपका बिजनेस को मैंने एक्वायर किया, तो यहां पर ऐसा सिचुएशन हुआ कि 100 करोड़ का आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट था, और गवर्नमेंट भी आपको 100 करोड़ पे ही डिडक्शन देता। गवर्नमेंट आपको कितने पे डिडक्शन देता? 100 करोड़ पे डिडक्शन देता आपको। पर हमने उसका फेयर वैल्यू माना 80 करोड़ रुपीस। मैंने जब आपको बिजनेस को एक्वायर किया तो मैंने फेयर वैल्यू माना 80 करोड़ रुपीस। मुझे तो मतलब ही नहीं आपके 100 करोड़ से, मैं तो जानता भी नहीं उसका कैरिंग अमाउंट कितना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानूंगा कि मैंने 80 करोड़ रुपीस का आपका फेयर वैल्यू में खरीदा है, और जो पैसा दूंगा गुडविल दिखाया जाएगा। तो समझो मैंने 80 करोड़ का फेयर वैल्यू माना है, पर गवर्नमेंट की नजर में तो उसका फेयर वैल्यू कितना है? गवर्नमेंट की नजर में उसका अमाउंट कितना है? 100 करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट तो फ्यूचर में मुझे 100 करोड़ पे डिडक्शन देगा, और मैं फ्यूचर में सिर्फ 80 करोड़ पे डिडक्शन मांगूंगा। तो देखा जाए तो फ्यूचर में गवर्नमेंट मुझे 20 करोड़ पे एक्स्ट्रा डिडक्शन देगा, और जो गवर्नमेंट मुझे फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा उसी को हम क्या कहते हैं? डीटीए। इंडस 12 का वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड है, एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हो। तो यहां पर इससे आपको समझ में आएगा। अभी यहां पर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा डीटी के बारे में। तो डीटीए मतलब क्या? फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं कैश फ्लो होना, मतलब फ्यूचर में अगर आपका टैक्स बनता है 50 करोड़ रुपीस का, मान लो फ्यूचर में आपका टैक्स बनता है, और अगर आपका डीटीए 6 करोड़ होगा तो आपको 50 करोड़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको 44 करोड़ रुपीस देने से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में कैश फ्लो का सेविंग होना मतलब कैश फ्लो आना ही तो हुआ। जहां आपका फ्यूचर में कैश जाएगा 50 करोड़, वहां जाएगा सिर्फ 44 करोड़। तो देखा जाए तो डीटीए का आना मतलब, डीटीए का बेनिफिट आना मतलब भी आपका कैश आना ही हुआ। तो हम ये चेक करेंगे क्या हमारा को डीटीए का बेनिफिट आया। तो अगर हमारा को डीटीए का बेनिफिट आया है तो वो डीटीए का बेनिफिट भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डीटीए बेनिफिट अगर आया हो तो समझ में आया होगा आपको, ये डीटीए बेनिफिट अगर आया हो तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। हालांकि यहां पर नो इन्फॉर्मेशन है तो हम कुछ नहीं रखेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली नेट पैसा लगाया, नेट पैसा लगाया, समझाने के लिए जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं, नेट पैसा लगाया ए प्लस एनसीआई ने मिलके कितना पैसा लगाया? 300 करोड़ ही नेट पैसा लगाया है, ये हमने देखा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पर अब आगे देखो, अब हमने ये तो पता किया कि देखो मैंने पैसा लगाया था 380 करोड़ रुपीस, और एनसीआई ने पैसा लगाया 120 करोड़ रुपीस, यानी हम दोनों ने मिलकर लगाया 500 करोड़ रुपीस। तो क्या हुआ? इसमें से 200 करोड़ रुपीस हमारा कैश आ भी तो गया, बिजनेस एक्वायर करने पर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। और अगर डीटीए कुछ होता तो डीटीए का भी बेनिफिट आपका फ्यूचर में आता, तो वो भी आया मानेंगे, ठीक है, ये दोनों मानेंगे। अब इसके अलावा सोचो, आपने यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी दिख रहा होगा, डीटीएल दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, जब मैं बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं तो मैंने जो लगाया वो मैंने रखा, और जो मुझे मिल जाएगा, जैसे मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल रहा है आपसे, तो मैंने उसको माइनस किया था ना। अगर मुझे आपको सिर्फ डीटीए मिल रहा है तो डीटीए को भी मैं माइनस करूंगा, क्योंकि सारे बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखो, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी भी तो मेरे सर पे भार बन के आ रहा है 800 करोड़ रुपीस का। तो ये लायबिलिटीज जो मेरे सर पे भार बन के आ रहा है 800 करोड़ रुपीस का, ये भार भी तो मुझे ही चुकाना है। तो यहां पर मुझे पता चला कि नेट पैसा तो मैंने इतना लगाया, लेकिन इसके अलावा मेरा और उधारी और पैसा लगाया, और पैसा लगाना पड़ेगा, लगाया नहीं, लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में उधारी चुकाना है, फ्यूचर में लायबिलिटी चुकाना है। जो सर पे भार आया ना, ये लायबिलिटी भी तो चुकाना है जो सर पे भार है। कितने का लायबिलिटी चुकाना है? 800 करोड़ का लायबिलिटी चुकाना है जो आपके सर पे भार आ गया। तो ये 800 करोड़ का लायबिलिटी भी तो मुझे चुकाना है। मतलब आप समझो ना, यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर इतना पैसा लगाया 500 करोड़ रुपए, साथ ही साथ हमें 800 करोड़ का लायबिलिटी भी उन्होंने दे दिया, बोले तू ही चुकाना, क्योंकि उसका बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं तो उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेरा हो रहा है, तो उसका लायबिलिटीज भी तो मुझे चुकाना पड़ रहा है। तो 800 करोड़ भी मुझे फ्यूचर में चुकाना है। तो देखा जाए तो एक तो इतना पैसा लगा दिया और ऊपर से इतना चुकाना भी पड़ेगा। और हम ये भी देखिए कुछ आया भी है क्या? हाँ, आया ना। एक तो हमारा कैश आया इतने का, 200 करोड़ का हमारा कैश आ गया, वो कैश हमने रिड्यूस कर दिया, और फिर बाद में अगर कोई डीटीए बेनिफिट आता तो वो भी हम रिड्यूस कर देते। ये सारा चीज हमने रिड्यूस किया। अब एक और चीज है, एक और भार बन के हमारी जिंदगी में डीटीएल। डीटीएल भी तो भार बन के आया, कितने का? 150 करोड़ का डीटीएल भी तो भार बन के आया। और एक लाइबिलिटी कितने का? 150 करोड़ का भार बन गया। पर ये डीटीएल के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में करूंगा। मैं एक साथ सारा चीज नहीं समझा सकता, आपको कंफ्यूजन हो जाए, थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन करूंगा जहां पर आपको पता चले ये सेट ऑफ हो जाता है कैसे, बाद में बात करेंगे भी। पर अभी तक हम एक बार टोटल करते। तो अल्टीमेटली इतना पैसा लगाया जिसमें और ये दो बार लाइबिलिटी बन के दो बार सर पे और आ गए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा जाए तो
1350 करोड़ का हमारा फंड्स लगाया, टोटल पैसा लगा हमारा इतना, कुछ लग गया कुछ बाद में लग गया, तो 1350 करोड़ का हमारा पैसा इतना लगने वाला है, ये हमें पता चला। अब हम देखेंगे, अब हमें पता चल गया कि इतना पैसा हमारा लगने वाला है। तो अगर आपका इतना पैसा लगने वाला है, इतना पैसा लगाने के बाद आपके पास क्या आया, आपको ये चेक करना है। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ये बिल्डिंग, कितने का बिल्डिंग आया हमारे पास, ये 1000 करोड़ का बिल्डिंग आया। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या जितना पैसा लगा वो सारा पैसा क्या बिल्डिंग पे हमने लगा दिया, ये हम चेक करेंगे। पर वो चेक करने से पहले मैं आपको एक डीटीएल का ये कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जो डीटीएल के बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक बैलेंस शीट होता है, अगर मेरा एक बैलेंस शीट होता है, इस बैलेंस शीट में मान लो मेरा मशीनरी है, मान लो मेरा मशीनरी है, और मेरा मशीनरी मान लो 500 करोड़ का आया फॉर एग्जाम्पल। मेरा इन्वेंट्रीज आया, मैंने ये एक्वायर किया, बिजनेस खरीदा तो मैंने एक्वायर किया 200 करोड़ का, मैंने बिजनेस इन्वेंट्रीज एक्वायर किया। मैंने कैश एक्वायर किया, मान लेते हैं 100 करोड़ का, इतना मैंने ये एक्वायर किया। साथ में मैंने लाइबिलिटीज भी एक्वायर किया, 250 करोड़ का मैंने लाइबिलिटीज भी एक्वायर किया, ठीक है। और कोई क्रेडिटर था, वो भी मेरा आया सर पे बाहर, 50 करोड़ का मेरा क्रेडिटर भी सर पे बाहर है। तो मुझे क्या पता चला कि मुझे इतना इतना ये सारे चीज मिले, कितने मिले, 800 करोड़ का मेरा एसेट्स आया और 300 करोड़ का मेरा लाइबिलिटी आया। तो देखा जाए तो मेरे सर पे घर पे नेट एसेट्स कितने का है, 500 करोड़ का मेरे घर पे नेट एसेट्स आया। तो अगर 500 करोड़ का मेरे घर पे नेट एसेट्स आया और मैंने परचेज कंसीडरेशन कैश के फॉर्म में अगर मैंने दे दिया उनको, मान लेते 580 करोड़ रुपीस, इतना मैंने पैसा दिया, 500 करोड़ का मेरे पे घर पे नेट एसेट्स आया, सारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके इतना आया, पर पैसा दिया मैंने 580 करोड़, यानी एक्स्ट्रा मैंने कितना दिया, एक्स्ट्रा मैंने 80 करोड़ दिया ना। तो वो एक्स्ट्रा मैं कैसे दिखाता हूं, वो एक्स्ट्रा मैं दिखाता हूं किसके नाम पे, गुडविल के नाम पे दिखाता हूं मैं, गुडविल के नाम पे मैं 80 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा देता हूं यहाँ पर। ये हमने समझा। तो अगर हम गुडविल के नाम पे एक्स्ट्रा इतना दिखा दें, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अब अगर ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आपका एक डीटीएल भी बन रहा है, मतलब जो आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है एज पर गवर्नमेंट, और हमने जो अभी फेयर वैल्यू में रिकॉग्नाइज किया उसके अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस आएगा आपका, वो डिफरेंस को हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, एक्विजिशन डेट पे दिखाते हैं ना एज डीटीए डीटीएल। तो उसे डीटीएल मान लो बन के आ गया 45 करोड़ का, डीटीएल बन के आ गया। तो अगर आपका डीटीएल 45 करोड़ का बनेगा तो इन सच केस आप क्या करोगे, गुडविल को भी फिर 45 करोड़ से बढ़ा दोगे, क्योंकि आपका डीटीएल बन रहा है 45 करोड़ का, इसलिए आप गुडविल को भी बढ़ा दोगे कितना से, 45 करोड़ से। और अल्टीमेटली ये गुडविल हमारा कितना हो जाता है, 80 और 45 यानी 125 करोड़ का हमारा गुडविल हो जाता है। ये हमारा 125 करोड़ का गुडविल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आपका डीटीए होता, डीटीएल नहीं होता, इसके जगह पे मान लो डीटीए होता, डीटीए अगर होता मान लेते हैं 25 करोड़ का, तो ये डीटीए क्या करते, गुडविल को कम करता। तो डीटीए तो अल्टीमेटली गुडविल को कम करता, इसलिए गुडविल को कम करता, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहा क्या गया, स्टैंडर्ड ने ये कहा कि जब कभी भी डीटीएल है और डीटीएल से आपका गुडविल अगर बढ़ रहा है, अगर डीटीएल से आपका क्या हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है, तो उस डीटीएल को हम क्या करेंगे, हम कंसीडर नहीं करेंगे, उस डीटीएल को हम लाइबिलिटी नहीं मानेंगे जो डीटीएल आपका गुडविल को बढ़ा रहा है, तो उस डीटीएल को हम लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। हाँ, अगर वो डीटीएल से आपका गुडविल इंपैक्ट नहीं कर रहा, वो कब होगा, जब मान लो कैपिटल रिजर्व हो रहा है, वो कब होगा, जब मान लो कैपिटल रिजर्व हो रहा है, तब अलग बात है, तब हम उस डिटेल को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज वैसे केस में हम डिटेल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर बेसिकली हमेशा अगर कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन ना दे, हम ये मानेंगे कि जो डिटेल है ना, वो डिटेल गुडविल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, गुडविल के साथ डिटेल सेट ऑफ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये जो हम अपना जो सोल्यूशन रखेंगे ना, इस सोल्यूशन में हम ये डिटेल को नहीं दिखाएंगे, ये मानते हुए कि ये सेट ऑफ हो गया किसके साथ, ये आपका सेट ऑफ हो चुका है, डीटीएल मान लेंगे सेट ऑफ हो गया अगेंस्ट गुडविल, और इसे हम नहीं दिखाएंगे, इसे हम नहीं दिखाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा नेट पैसा लगा कितना, 1100 करोड़ रुपीस का नेट पैसा लगा, इतने का हमारा नेट पैसा लगा है। और इसके बदले क्या हमारा कोई सिंगल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आया है, हाँ ये आया, कितने का है, 1000 करोड़ का बिल्डिंग फेयर वैल्यू का आया। तो देखो हमने 1100 करोड़ पैसा लगाया और जिसमें हमें सिर्फ एक बिल्डिंग ही मिल गया, कितने का, 1000 करोड़ का हमें एक बिल्डिंग ही मिल गया। तो बिल्डिंग जो है, ये पैसा लगाने का कितना परसेंट है ये बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अगर हम देखेंगे, बिल्डिंग का परसेंटेज अगर मैं देखूं
तो मैं बोलूंगा कि 1000 करोड़ का मैंने बिल्डिंग पे पैसा लगाया आउट ऑफ टोटल 1100 करोड़ इंटू 100 अगर हम कर देंगे तो अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 90% से भी ज्यादा आएगा, यानी मोर देन 90% आ रहा है आपका। तो ये जो मोर देन 90% आ रहा है ना, हम इसमें ये कहेंगे कि 90% से ज्यादा तो आपने बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, मतलब सिंगल एसेट में ही आपने पैसा लगा दिया 90% से ज्यादा। 90% से ज्यादा हमने क्या किया, एक सिंगल एसेट में ही हमने पैसा लगा दिया। और जब कभी भी ऐसा हुआ कि आपने 90% से ज्यादा पैसा सिंगल एसेट में लगा दिया, तो इन सच केस आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि हाँ जो आपका पैसा लगा है वो कंसेंट्रेट हो गया एक सिंगल एसेट में, वो पूरा का पूरा आपका सिंगल एसेट में ही खपत हो गया। और इन सच केस ऐसे सिचुएशन में हम उसे एसेट एक्विजिशन मानेंगे। हाँ अगर ऐसा होता है कि बिल्डिंग सिर्फ 500 करोड़ का होता, बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ कितने का होता, 500 करोड़ का होता, और हमने पैसा लगाया है 1100 करोड़ का, तो ऐसा सिचुएशन में हम कहते हैं कि अच्छा बिल्डिंग तो सिर्फ 500 करोड़ का लगाया है और पैसा तो 1100 करोड़ लगा टोटल, तो यहां पर तो सब्सटेंशियली पूरा पूरा बिल्डिंग आपका खपत नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा सिचुएशन में बोलेंगे टेस्ट मीट नहीं हुआ है। और अगर मान लो आपका बिल्डिंग, अगर आपका मान लो जो बिल्डिंग उसका वैल्यू 1100 से भी ज्यादा होता, 13 रेट 15 रेट होता, तो भी बोलते हैं बिल्डिंग पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है। मतलब जो पैसा आपने लगाया है आप उसमें चेक करोगे कि क्या पूरा बिल्डिंग उसमें कंज्यूम हो रहा है सब्सटेंशियली, यानी 85 to 90% से ज्यादा बोलेंगे। 100 के ऊपर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहां पर अब मैं कंक्लूजन आपका रखूंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने नेट पैसा लगाया है 1100 करोड़ रुपीस, ये तो हमें पता चला था 1100 करोड़ रुपीस, और हमने डिटेल को क्या माना, वो सेट ऑफ हुआ अगेंस्ट गुडविल, तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया। और यहां पर 1100 करोड़ का अपने नेट पैसा लगाया। अब मान लो बिल्डिंग का अलग अलग वैल्यू लेता हूं मैं, मान लो बिल्डिंग का फेयर वैल्यू होता 500 करोड़, तो मैं यहां क्या कहते हैं, हम कहते हैं टेस्ट नॉट मेट, और हम कहते हैं फर्दर एवैल्यूएशन। कैसे कहते हैं फर्दर एवैल्यूएशन, हम कहते हैं कि जो पैसा आपने लगाया है वो सिंगल एसेट में कंज्यूम नहीं हुआ है, यानी 600 आपने अलग से और भी पैसा लगाया, तो मतलब ऐसा हो सकता है वो 600 आपने जो अलग से पैसा लगाया वो प्रोसेस में लगाया हो, है ना, एंटायर यानी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है उसमें आपने पैसा लगाया, क्योंकि बिजनेस का मतलब सिर्फ एसेट नहीं है, एसेट के साथ सेट ऑफ एक्टिविटीज भी होता है। तो मतलब यहां पर आपने अलग से ये पैसा लगाया, तो हाँ इससे हम कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि बिजनेस है, हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि हाँ यहां पर तक तो हम नहीं कहेंगे कि एसेट एक्विजिशन, हमें फर्दर एवैल्यूएशन करना पड़ेगा जो ऊपर हमने पढ़ा था, है ना। अगर मान लो यहां पर बिल्डिंग होता है 700 करोड़ का, तो भी हम बोलेंगे सब्सटेंशियली कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो टेस्ट नॉट मेट, हम क्या करेंगे फर्दर एवैल्यूएशन करेंगे। मान लो बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 1000 करोड़, यानी मोर देन 90% है, तो मोर देन 90% है तो हम बोलेंगे टेस्ट यहां पर क्या हो गया, मीट कर गया, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा आपका, ये एक एसेट एक्विजिशन कहलाएगा। और अगर मान लो 1200 करोड़, 1100 में भी वही सेम ही होगा, मैं ज्यादा ले रहा हूं, 1200 करोड़ है, मतलब भी क्या होगा, टेस्ट मीट हो जाएगा, क्योंकि जितना आपने पैसा लगाया उससे ज्यादा का तो एसेट का वैल्यू है, उससे ज्यादा तो बिल्डिंग का वैल्यू है, तो यहां पर टेस्ट मीट हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एसेट एक्विजिशन। अगर मान लो आपने 2000 करोड़ लगाया, फिर 2000 करोड़ का आपको एसेट मिला, हालांकि ऐसा होगा नहीं, और आपने पैसा लगाया सिर्फ 1100 करोड़, तो जितना पैसा लगाया वो पूरा का पूरा तो इस एसेट में, इस बिल्डिंग में कंज्यूम हो गया, तो इस यहां पर भी क्या हो रहा है, टेस्ट मीट हो रहा है, मतलब ये भी क्या, ये एसेट एक्विजिशन है। मतलब आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि अगर आपने जितना पैसा लगाया है और सब्सटेंशियली वो सारा पैसा एक सिंगल एसेट में ही कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम बोलेंगे टेस्ट मीट हो गया और हम उसे एसेट एक्विजिशन मानेंगे। जैसे आप देख सकते हो 1100 हमने पैसा लगाया है और पूरा का पूरा पैसा आप देख सकते हो यहां पर ही कंज्यूम हो जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा एक बिल्डिंग में कंज्यूम हो जा रहा है। ये सब बिल्डिंग का है, ये बिल्डिंग का वैल्यू है, ये बिल्डिंग का वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि टेस्ट मीट हो रहा है और ऐसा सिचुएशन में एसेट एक्विजिशन माना जाएगा। पर यहां पर देखो बिल्डिंग में हमने पैसा लगाया 700 करोड़, यहां पर 500 करोड़ ही पैसा लगाया, उससे ज्यादा और पैसा लगाया, तो मतलब बाकी पैसा हो सकता है प्रोसेस में लगाओ, इसलिए आपको यहां पर फर्दर एवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाया, मैंने ऑल टुगेदर आपको ये कंक्लूजन दिया कि आपको चेक करना पड़ेगा कि सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट में पैसा लगाए। अब सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट्स का थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, जैसे इंडेक्स 16 में आपने पढ़ा है कि हम बोलते हैं ना सेम क्लास में होना चाहिए। अगर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है तो हम उसे सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं कह सकते। जैसे मान लो एक टेंजिबल एसेट है और एक इंटेंजिबल एसेट है, दोनों का डिफरेंट क्लास है,
हम नहीं कहेंगे कि ये कभी भी सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट हो सकते हैं। हाँ, ऐसा अगर हो गया कि ये जो टेंजिबल एसेट्स है और ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ये जुड़े हुए एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसे हम अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते, जुड़े हुए पूरा, इसे जुदा करना मतलब सिग्निफिकेंट कॉस्ट लगाना पड़ेगा, तब ये जुदा हो सकता है, अदरवाइज ये जुदा नहीं हो सकता। तब हम उसे सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट ही मानेंगे, जब ये ऑलरेडी जुदा नहीं हो सकते, ये जुड़े हुए एक दूसरे से। और या फिर मान लो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम कहेंगे कि दो अलग अलग बिल्डिंग है, दो अलग अलग बिल्डिंग है और दोनों अलग अलग बिल्डिंग जो है वो सिंगल क्लास में आता है, जैसे मैं पता है, तो दोनों बिल्डिंग सिंगल क्लास में आता है, तो क्या दोनों बिल्डिंग को हम सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट मान सकते हैं? उसके लिए हमें एक और चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका रिस्क एंड कैरेक्टरिस्टिक सेम है क्या। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग जो है वो फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, उसका रिस्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही है, और दूसरा बिल्डिंग जो है वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज होता है, उसका रिस्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही हो। तो ऐसा सिचुएशन में भी हम दोनों को सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं मान सकते। मतलब जिसका डिफरेंट क्लास है वो तो कभी सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट होगा ही नहीं। एक ही कंडीशन में हो सकता है जब वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और उसे जुदा करना मुमकिन नहीं है। और कभी कभी सेम क्लास ऑफ एसेट है, सेम क्लास ऑफ एसेट है, वो भी ऐसा हो सकता है कि वो सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड अगर उसका रिस्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो तो मुझे सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं मानेंगे। अदरवाइज चार बिल्डिंग है तो चारों बिल्डिंग को क्यूमुलेटिवली बोलो और उसे सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट आप कह सकते हो यहाँ पर, है ना। और बाकी आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली समझना है। तो यहाँ पर ये सारा चीज मुझे आपको समझाना था। यहाँ पर अल्टीमेटली मैं अगर वापस से क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो मैंने आपको क्या समझाया क्वेश्चन में, वापस से मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। ऑरली मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले मैं ये चेक कर लूंगा कि मैंने क्या लगाया है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा मैंने क्या लगाया, मैंने मतलब मैंने और एनसीआई ने मिलके। तो मैंने यहां पर चेक किया कि मैंने लगाया एक तो 300 करोड़ और 20% में मेरा ऑलरेडी 80 करोड़ लगा हुआ था, यानी मैंने लगाया 380 करोड़, ये मैंने लगाया। फिर एनसीआई ने लगाया, मतलब मैंने ही लगाया 120 करोड़, मैंने तो इतना लगा दिया। और सर में मेरे पे भार भी आ रहा है कि हाँ 800 करोड़ का मेरे पे भार भी आ रहा है और 150 करोड़ का मेरे पे भार भी आ रहा है। पर मानेंगे कि गुडविल के साथ ये सेट ऑफ हो जाएगा तो हम इस डिटेल को लेते नहीं एज पर स्टैंडर्ड, हम इसे लेंगे नहीं, 150 करोड़ को हम इसे नहीं लेंगे। तो हमने क्या हमारे सर पे भार आया हमने ले लिया। अब देखें क्या कुछ बेनिफिट भी आ रहा है क्या हमारे सर पे। हाँ देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेनिफिट आ रहा है। तो देखा जाए तो ये पैसा जो लगा उसके बदले मिल भी तो क्या आपको, तो ये पैसा जो हमें मिल गया 200 करोड़ ये माइनस हो जाएगा आपका। अगर कोई डीटीए होता तो वो भी तो फ्यूचर में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, तो वो भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। बस डीटीएल जो है वो प्लस हम नहीं कर रहे क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे वो गुडविल के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, इसलिए उसे आपको क्या करना है, उसे आपको इग्नोर करना है। हाँ प्रोवाइडेड अगर कैपिटल रिजर्व दिया हुआ रहेगा तब बात अलग है, तब आप ऐड कर लेना, अदरवाइज कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे तो आप इसे इग्नोर करना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितना हो रहा है 1100 हो रहा है, तो मतलब हमने 1100 हमने पैसा लगाया है, समझ लो ठीक है। ये हमने पैसा लगाया 1100 करोड़ और ये लगाने पर हमारे पास सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट कितने का आ रहा है, ये आपका सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट है, ये कितने का आ रहा है 1000 करोड़ का आ रहा है। यानी अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट इसी पैसा में खपत हो जा रहा है। यानी सब्सटेंशियल जो पैसा आपने लगाया है वो सब्सटेंशियल पैसा आपने बिल्डिंग में लगा दिया, क्योंकि 1100 करोड़ मैंने लगाया जिसमें से 1000 करोड़ तो सिर्फ बिल्डिंग का ही लगा दिया मैंने, तो सब्सटेंशियल पैसा आपने बिल्डिंग में लगा दिया, इसलिए ये केस हो गया एसेट एक्विजिशन का। और यहाँ पर टेस्ट मीट हो रहा है तो हम यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन अब आगे बोलेंगे नहीं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, टेस्ट मीट नहीं होता तो हम आगे फर्दर एवोल्यूशन करते हैं। तो बस यही आपका जहां पर है ना, मैंने इसको लॉजिकली समझाने का कोशिश किया। आप इसको अगर इनके हिसाब से समझोगे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जहां पर इन्होंने फॉर्मूला हमें बोला, हमें फॉर्मूला में इन्होंने बोला कि आप क्या करो कंसिडरेशन जो ट्रांसफर किया वो ले लो, तो हमने किया था 300 करोड़, ठीक है। फिर इंक्लूड करो उसमें एनसीआई, एनसीआई हो गया 120 और इंक्लूड करो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट भी, तो ये हो गया 80। तो ये तीनों को इन्होंने टोटल करके 500 करोड़ बता दिया। फिर दूसरा इन्होंने बोला लायबिलिटी क्या एज्यूम किया, ये भी प्लस कर दो एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स। आप देख सकते हो क्योंकि मैंने क्या बोला डीटीएल जो है वो गुडविल के साथ सेट ऑफ हो गया, ये मानते हुए हम इग्नोर करेंगे उसे, इसलिए डीटीएल को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर लायबिलिटी कितना आया, एक ही लायबिलिटी है 800, तो ये 800 का लायबिलिटी इन्होंने ले लिया, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको जो मिला पैसा यहाँ से, तो ये हमने यहाँ पर इन्होंने माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली ग्रॉस एसेट जो आपका आया 1100 करोड़ का पैसा है, ये जो आपने लगाया देखा जाए तो। फिर आगे इन द अबव सिनेरियो सब्सटेंशियली ऑल फेयर वैल्यू, in the above scenario substantially all fair value gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset that is building, hence it should be asset acquisition। तो मैंने बताया था क्योंकि 91% को सब्सटेंशियल माना जाएगा, 91% पैसा तो पूरा बिल्डिंग में लग गया आपका, ऑफ ग्रॉस एसेट इज कंसेंट्रेटेड इनटू ए सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट दैट इज बिल्डिंग। तो जितना पैसा मैंने लगाया उसका 91% पैसा तो बिल्डिंग में लग गया, यानी सब्सटेंशियल पोर्शन तो सिर्फ बिल्डिंग में लगा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बिल्डिंग ही खरीदा है माना जाएगा,
इसलिए ये एसेट एक्विजिशन का केस है, माना जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर ऑल टुगेदर मैंने आपको फॉर्मूला समझाने का कोशिश नहीं किया, मैंने आपको हल्का सा लॉजिक देने का कोशिश किया आपको यहां पर। तो वापस से ठंडे दिमाग से सोचना, मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा मैंने कितना पैसा लगाया है, एक अभी और पहले का भी इंटरेस्ट है तो उसका फेयर वैल्यू भी माना जाएगा लगाया है। तो मतलब जो मैंने आज कंसिडरेशन आपको दिया है और पुराना का भी कुछ मेरा लिया हुआ स्टेक पहले से, तो उसका फेयर वैल्यू ये मैंने लगाया। फिर देखूंगा एनसीआई, क्योंकि बिल्डिंग में एनसीआई का भी तो होगा, तो टोटल क्यूमुलेटिवली देखेंगे हम यहाँ पर हम सोचेंगे हम और एनसीआई सब एक ही है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग को तो मैं ही दिखाऊंगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन करूंगा तो मैं ही करूंगा, एनसीआई थोड़ा बिजनेस कॉम्बिनेशन करेगा, तो इसलिए एनसीआई को भी इंक्लूड कर दिया मैंने, कर दिया। अब देखूंगा क्या मेरे सर पे और भी कोई बाहर आ रहा है क्या, लाइबिलिटीज का, हाँ लाइबिलिटीज का बाहर ले लेंगे, पर डिटेल को मत लेना, एज्यूम करते हुए वो गुडविल के साथ सेट ऑफ होगा। तो मैंने लाइबिलिटीज को भी ले लिया। ये लाइबिलिटीज को भी लेने के बाद, अब ये सारा चीज लेने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा क्या मुझे कोई अदर बेनिफिट मिल रहा है, हाँ मुझे कैश मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है तो मैंने कैश मिलने के लिए कैश दिया भी होगा, तो वही जो कैश मुझे मिल रहा है वो तो मेरे पास आ गया ना। तो देखा जाए तो जितना मेरा लगा है पैसा उतना लगा ही नहीं रियल में, क्योंकि कैश आ भी गया कुछ, तो वो कैश माइनस हो जाना चाहिए, और डीटीए भी कुछ आया तो वो भी माइनस हो जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे नहीं सर हमें तो याद करना थोड़ा थोड़ा, तो आप देखो कैसे लिखोगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड प्लस एनसीआई प्लस फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, ये सारा प्लस करोगे, फिर इसमें प्लस करोगे लाइबिलिटीज, जिसमें आप एक्सक्लूड कर देना डीटीएल, ये मानते हुए गुडविल के साथ सेट ऑफ होगा, डीटीएल को एक्सक्लूड कर देना, फिर माइनस कर देना आप जो आपके पास बेनिफिट आ गया, यानी ये देखा जाए तो ये लगा है आपका, लाइबिलिटीज भी देखा जाए तो लगा है, लाइबिलिटीज भी तो लगना, वो फ्यूचर में लगेगा, आज नहीं लगा तो क्या, फ्यूचर में मुझे लाइबिलिटीज चुकाना है आपका, तो मेरा लगेगा ना फ्यूचर में, ये फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, और ये ऑलरेडी लग चुका हमारा, है ना। अब यहां पर माइनस क्या करेंगे, माइनस कुछ आया तो, कुछ आया क्या, ये माइनस करेंगे, क्या आया, हाँ कैश आया, तो कैश माइनस हो गया, और माइनस और भी कुछ अगर होना है, क्या होना है, अगर डीटीए का कुछ बेनिफिट आ रहा है तो भी माइनस हो जाना है, तो ये सारा माइनस करेंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप एग्जाम में आप दिखोगे, एग्जाम में अगर आपका एग्जाम सॉल्यूशन होगा, प्रेजेंट करोगे तो आप दिखाओगे, मैं लिखूंगा ऐसे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर पूरा लिखूंगा मैं, वहां पर मैं लिखूंगा 380 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट, ये आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 120 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, अच्छा ये 380 नहीं था, ये 300 था, और ये आपका 80 था, 300 मैंने लगाया, 80 आपको मेरा प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू था, एनसीआई था 120, तो कितना हो गया, ये हो गया 500 प्लस लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग डीटीएल, लाइबिलिटीज कितना आया मेरा, डीटीएल सेट ऑफ हो रहा है गुडविल के साथ इसलिए इग्नोर कर दे रहे हैं, लाइबिलिटीज कितना आया मेरा 800 का, तो देखा जाए तो ये लग गया और ये फ्यूचर में लगेगा, तो दोनों लगा हुआ ये समझ लो, दोनों आपका नुकसान ही है, ये लग चुका और ये लगेगा फ्यूचर में, क्योंकि लाइबिलिटी मुझे फ्यूचर में चुकाना है, यानी कितना आया 1100 हो गया ये। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा ये 1300 होता है ना, हाँ 200 माइनस हो जाएगा, माइनस अगर dt है तो वो भी माइनस हो जाएगा, ये सारा माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली आया कितना, तो हम इसे कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट ट्रांसफर्ड, ये हमने इतना पैसा लगाया मतलब इतना ट्रांसफर हुआ, और सिंगल आइडेंटिफाइबल एसेट का वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू है 1000, तो यहां पर हम कहेंगे परसेंटेज कंज्यूम्ड, और या फिर कंसंट्रेटेड कह सकते हैं हम, यहाँ पर परसेंटेज कितना कंसंट्रेटेड हुआ, 1000 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100, ये अप्रोक्सीमेटली 91% आएगा, जिसे मानेंगे क्या सब्सटेंशियल है ना, इसे हम सब्सटेंशियल मानेंगे, तो देयरफॉर ये क्या है एसेट एक्विजिशन का केस है, इस तरीके से हम प्रेजेंट कर देंगे, बस बात खत्म यहाँ पर। तो मैंने कंसंट्रेशन टेस्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, डेट्स ऑल।